तो इस कहानी की शुरुआत में हम ये देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रिइंकार्नेट होकर एक दूसरे वर्ल्ड में जागता है और ये वर्ल्ड उसके लिए काफी न्यू है। अब बाहर आने के बाद वो इस वर्ल्ड को भी देखता है कि ये वर्ल्ड कैसा है, जिसके बाद वो अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है जिससे उसके हाथ में पानी आ जाता है। अब अगली सीन में हमारा मेन कैरेक्टर एक एंजल के सामने खड़ा हुआ होता है और वो एंजल ये कहता है काफी लंबे टाइम के बाद कोई यहाँ पर आया है और ये तुम्हारी आफ्टर लाइफ नहीं है। अभी एंजल रियो के सामने उस इंसिडेंट को दोहराता है जिससे रियो की मौत हुई थी। अब रियो भी इस बात को समझ जाता है कि वो मारा गया है और अब वो रिइंकार्नेट होने वाला है। रियो पूछता है कि मुझे उस वर्ल्ड में क्या करना है। एंजल कहता है तुम उस वर्ल्ड में जो मन चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें कोई स्पेसिफिक काम देकर वहाँ पर भेजा नहीं जा रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद रियो कहता है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लाइफ काफी शांत हो। ये एंजल उसे बताता है कि वो जिस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट होने वाला है उसे ये फी बोलते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये लोग काफी कम है। वो ये कहता है कि तुम सबसे ज्यादा वाटर मैजिक से कंपैटिबल हो तो इसीलिए तुम्हें वाटर मैजिक दिया जा रहा है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये बोलते ही एंजल उसे इस वर्ल्ड के अंदर रिइंकार्नेट कर देते हैं और साथ में उसे एक घर और 2 महीने का राशन भी मिलता है। फिर हम दोबारा से एंजल को देखते हैं जो कि रियो के घर के बारे में बता रहे होते हैं। तुम्हारे घर के ऊपर कभी भी सीधा अटैक नहीं हो सकता और तुम ऐसा मान सकते हो कि तुम्हारे घर के ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है। रियो को भी इस घर के अंदर एक किताब मिल जाती है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा होता है और वो ये सोचता है कि मैंने आज से पहले ऐसी लैंग्वेज कभी भी नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी मैं इसे काफी आराम से पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पर उसे एक और किताब मिलती है जिससे उसे मैजिक के बारे में पता लगता है और अब वो इसे पढ़ने के बाद बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है। इस एलिमेंट का इस्तेमाल करने में रियो को बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आती, यहाँ तक कि वो स्पेल को बिना चांट किए इस एलिमेंट का यूज कर रहा होता है। लेकिन अब भी वो इस बात को लेकर काफी परेशान होता है, अगर मैं इंचांटेशन कर पाता तो ये काफी कूल होता। अंदर आने के बाद वो अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बाथ टब को भर रहा होता है और वो ये सोचता है अब मैं इसे गर्म कैसे करूं, जिसके लिए वो बाहर आकर लकड़ियों को घिसना शुरू करता है लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता और वो काफी थक जाता है। लेकिन अपने सर के ऊपर सूरज को देखकर उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है, जिसके बाद वो अपने सामने रखे हुए पानी के ऊपर आइस मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन ये पानी आइस नहीं बनता। ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। रियो भी इस बात को समझ जाता है कि उसे एक्चुअली में आइस कैसे बनानी है और अगली पल हम ये देखते हैं कि वो आइस को बना लेता है और काफी खुश हो जाता है। इस बर्फ को निकालने के बाद वो इसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है जिससे वो लकड़ियों में आग लगा देता है और इसे देखकर मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। सारा पानी गर्म हो जाने के बाद वो आराम से बैठकर बात ले रहा होता है और ये कहता है मेरा आज का दिन तो काफी प्रोडक्टिव रहा। नहाते नहाते रियो इस बात को भी सोच रहा होता है क्या मैं अपने हाथ से गर्म पानी भी निकाल सकता हूँ, पर इन सारी बातों को अभी के लिए साइड रखते हुए वो घोड़े बेचकर सो जाता है। अगली सुबह उठने के बाद वो ठूस ठूस कर खाना खा रहा होता है लेकिन तभी अचानक वो ये सोचता है कि एंजल ने मुझसे कहा था कि मेरे पास बस 2 महीने का ही राशन है, उसके बाद मुझे खुद ही हंटिंग पर जाना होगा। रियो इस बात को लेकर भी काफी परेशान होता है कि उसे हंटिंग करने के लिए इस बैरियर से बाहर जाना होगा और बाहर जाते ही मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और इसके पास बस एक नाइफ है। इन सारी बातों से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि रियो को अब अटैक मैजिक भी सीखना होगा वरना उसकी लाइफ की लंका लग जाएगी। अब वो बाहर आने के बाद अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करने के बाद वाटर बॉल्स बनाता है और उन्हें सामने की तरफ थ्रो भी कर रहा होता है। इससे वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये तरीका काम कर रहा है लेकिन मेरे इस अटैक में ज्यादा पावर नहीं है तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। जिसके बाद वो वाटर जेट को भी ट्राई करता है पर इसकी धार भी ज्यादा दूर तक नहीं जाती। ये देखकर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और तभी वो दोबारा से एंजल के सामने आ जाता है जहाँ पर रियो ने एंजल से ये पूछा था कि मैं इस वर्ल्ड में मैजिक का इस्तेमाल कैसे करूंगा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो। मैजिक को इस्तेमाल करने का एक सिंपल सा रूल है कि तुम्हें इमेजिनेशन करनी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी इमेजिनेशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैजिक होगा। अब काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद रियो का वाटर जेट पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और काफी दूर तक भी जा रहा होता है, यहाँ तक कि उसने गर्म पानी भी निकालना सीख लिया है जिसको देखकर उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि वो आसमान में आइस को भी क्रिएट कर सकता है लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो है। ये आइस मैजिक तो काफी अच्छा है लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ एक आइस अटैक बनाऊं। जिसके बाद वो एक आइस क्रिस्टल को फॉर्म करते हुए उसे सामने की तरफ फेंकने का ट्राई करता है लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जाता और पास में ही गिर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की है और इसे पानी की तरफ फेंकना थोड़ा सा मुश्किल है। अब उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, अगर मैंने फाइट में इसका इस्तेमाल किया तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन वो इस चीज से हार मानने वाला नहीं है और वो अपनी मैजिक की काफी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि वो अपने सारे के सारे मैजिक को मास्टर कर लेता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद रियो को ऐसा लगता है कि उसका सारा का सारा माना खत्म हो चुका है लेकिन अब भी वो रुकने वाला नहीं है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो
काफी जल्दी से इस आइस क्रिस्टल को फॉर्म करना सीख जाता है, लेकिन अब भी इसमें काफी कमियां हैं। तो लो भाई, ये बंदा एक जुगाड़ बनाकर हंटिंग करने के लिए अपने बैरियर से काफी दूर आ जाता है। थोड़ी आगे आने के बाद उसे नदी के पास एक क्वार्ट्ज मिल जाता है, जिसे वो पत्थर के साथ रगड़कर आराम से आग जला सकता है। इससे रियो का एक काम तो आसान हो चुका है कि अब उसे सूरज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अब रियो हब्स इकट्ठे करने के लिए जंगल में आ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी खतरनाक बोर है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए सामने से आ रहा होता है। ये देखकर रियो की फटनी शुरू हो जाती है और उसे वो वक्त याद आता है कि कैसे उसका ट्रक उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही ये जंगली बोर उसके ऊपर अटैक करता है तो रियो सामने से हट जाता है और वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। तभी रियो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे फ्लोर को जमा देता है और ये जंगली बोर उसके ऊपर फिसल रहा होता है और फिसलते फिसलते सामने की तरफ आ रहा होता है। उसके सामने काफी सारे आइस के कांटे होते हैं जिसमें लगकर वो मारा जाता है। ये सारा काम निपटाने के बाद रियो दोबारा से अपने घर आ जाता है और वो ये सोचता है कि इस वर्ल्ड में जंगली बोर काफी कमजोर होते हैं और एक कमजोर से लड़ने में ही मेरी हालत टाइट हो गई, तो इस वर्ल्ड के खतरनाक मॉन्स्टर्स कैसे होंगे। अब वो फिर से उसी मैजिकल बुक को पढ़ना शुरू करता है जहाँ पर उसे ड्रैगन्स के बारे में पता लगता है और वो ये पढ़ता है कि ये ड्रैगन्स काफी खतरनाक होते हैं और एक ड्रैगन पूरी की पूरी सिटी को भी खत्म कर सकता है। तो इसीलिए जब भी वो तुम्हारे सामने आए तो दुम दबाकर भाग जाओ। लेकिन जैसे वो पेज को टर्न करता है तो यहाँ पर एक और एंजल के बारे में लिखा हुआ होता है जिसका नाम है आकुमा और ये एक फॉलिंग एंजल है और ये सच में काफी डेंजरस है। इस एंजल के ओरिजिन के बारे में इस किताब में ज्यादा कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन एक चीज काफी साफ लिखी होती है कि जिस भी दिन ये तुम्हारे सामने आया वो दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर रियो टार्जन बनकर जंगल में आ गया था, लेकिन तभी अचानक एक काफी बड़ा हॉक उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो शील्ड बनाकर इधर उधर भाग रहा होता है। ये हॉक रियो को मारने के लिए एयर स्लैश का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन उसके पास एक और काफी खतरनाक अटैक है जो कि वो अपनी चोंच से करता है। अब रियो भी ये समझ जाता है कि उसके पास भागने का कोई भी चांस नहीं है, तो वो भी इससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और इसके ऊपर काफी सारी आइस से अटैक करता है, पर ये उनसे बचता हुआ रियो की काफी नजदीक आ जाता है। तो रियो भी अपने ऊपर एक आइस की शील्ड बना लेता है और जैसे ही हॉक उससे टकराता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन अब भी ये हॉक हार नहीं मानता और लड़ने की हालत में होता है। रियो भी इस बात को नोटिस कर लेता है कि उसके इस अटैक से इस हॉक को काफी चोटें आई हैं और वो डर के मारी यहाँ से चला जाता है और रियो चैन की सांस लेता है। अरे यार बाल बाल बचा, वरना आज तो मारा जाता। और इस बंदे की पीसफुल लाइफ की अब धीरे धीरे धज्जियां उड़नी शुरू हो जाती हैं, जिसके चक्कर में ये अपने घर का रास्ता भी भूल जाता है और तभी इसके सामने सरकटा आ जाता है जिसको देखकर इसकी काफी फट जाती है। इस बंदे की लाइफ में ऐसे ही मुश्किलें आती रहती हैं और वो काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद अपनी एबिलिटी को काफी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाता है, यहाँ तक कि वो पानी में जाने के बाद एक काफी जॉइंट ऑक्टोपस को भी काफी आराम से हरा देता है। इस बंदे की वाटर जेट की पावर भी पहले के मुकाबले काफी तेज हो चुकी है, जो कि एक पत्थर को भी बीच में से काट सकती है। अगली सीन में रियो इस सरकटे से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो ये सोचता है कि एंजल ने मुझे जो बुक दी थी उसके अंदर इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, तो क्या ये एक मॉन्स्टर है या फिर कुछ और है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये नाइट रियो को काफी आराम से हरा रहा होता है और उसकी आइस शील्ड को भी बड़ी आराम से तोड़ देता है। हारने के बाद रियो नीचे गिर जाता है और वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इससे कभी भी जीतने वाला हूँ, ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। रियो हर रात इस जगह पर इसीलिए आता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये नाइट उसकी ट्रेनिंग करवा रहा है, क्योंकि आज तक इस नाइट ने रियो को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही उसे जान से मारा है। अब ये सरकटा अपनी स्वॉर्ड को रियो को सौंप देता है और रियो भी ये समझ जाता है कि शायद से ये नाइट ये चाहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को मास्टर करूं। जिसके बाद ये सरकटा यहाँ से चला जाता है। फिर हम दोबारा से उसी हॉक को देखते हैं जो कि पहले के मुकाबले काफी इवॉल्व हो चुका है। जब वो रियो के ऊपर अटैक करता है तो वो इसे रोकने के लिए 5 लेयर की शील्ड बना लेता है और इस अटैक को बड़ी आराम से काउंटर कर लेता है, पर ऐसा बस रियो को ही लगता है क्योंकि ये अटैक इतना भी कमजोर नहीं था। इससे रियो की सारी शील्ड्स टूट जाती हैं। अब वो इसके अटैक को रोकने के लिए 10 लेयर की शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी चकनाचूर हो जाती हैं। रियो इसको डिफीट करने की काफी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये हॉक उसके सारे के सारे अटैक से बड़ी आराम से बच जाता है और अब ये एक काफी जोर से आवाज निकालता है जिससे रियो की पैंट गीली हो जाती है। अब ये हॉक रियो के ऊपर लाइटनिंग का भी अटैक करता है, पर रियो इससे बच जाता है। लेकिन ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो रही होती है और ये हॉक रियो के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। अब ये जैसे ही रियो को मारने के लिए उसके सामने से आता है तो रियो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इस हॉक का काम 25 कर देता है और ये हॉक मारा जाता है। लेकिन रियो को इस बात का काफी पछतावा हो रहा होता है कि उसने इस हॉक को जान से मार दिया, जिसके लिए वो इससे माफी भी मांगता है और बाद में अपनी स्वॉर्ड को इसकी बॉडी से बाहर निकाल कर यहाँ से चला जाता है। पर तभी अचानक उसके सामने एक रेड कलर
कलर का ड्रैगन आ जाता है। पर रियो ने ऐसा पढ़ा था कि जब ये ड्रैगन उसके सामने आए तो उसे दुम दबाकर भाग जाना है। पर ये ड्रैगन अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करके रियो से बातें कर रहा होता है और वो भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये ड्रैगन उससे बात कर सकता है। मैंने काफी टाइम से टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम किसी ऐसे हॉक से मिले थे जो अभी अभी इवॉल्व हुआ हो? रियो उससे काफी डरते हुए ये कहता है, अरे हाँ मुझे मिला तो था, लेकिन मैंने उसे जान से मार दिया, मुझे माफ करना। क्या तुमने उसे जान से मार दिया? तुम तो एक काफी कमाल की लड़की हो और तुम्हारे पास ये अजीब सा वेपन कैसा है? जब रियो उसे अपनी ये स्वॉर्ड दिखाता है तो ये ड्रैगन कहता है कि ये तो फेरी किंग की स्वॉर्ड है। अगर ये स्वॉर्ड उसने तुम्हें दी है तो इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हारे ऊपर काफी ट्रस्ट करता है। फिर ये दोनों गप्पे मारने में लग जाते हैं और देखते ही देखते शाम भी हो जाती है और इन दोनों को टाइम का पता ही नहीं लगता। रियो ड्रैगन से ये पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मेरा नाम है लेविन। और ये बोलने के बाद वो ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। अभी जो मेरे साथ हुआ ये काफी अजीब था और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं इस ड्रैगन से बात कर पाऊंगा। और इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। इस तरफ एंजल रियो के स्टैट्स को चेक कर रहे होते हैं और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। ये बात तो मैंने नोटिस की ही नहीं कि इस बच्चे के पास एक रियल ट्रेट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये आज से पहले बस एक ही बार हुआ है, वो भी 10,000 साल पहले, जब मैंने एक लड़की को दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट किया था। यहाँ पर एंजल जिस हिडन ट्रेट की बात कर रहे हैं उसका नाम है एटर्नल यूथ, यानी कि ये इंसान कभी भी बूढ़ा होने वाला नहीं है। अगली सुबह जब रियो को सी फूड खाने का मन करता है तो वो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी अचानक वो ये देखता है कि सामने एक नाव टूटी हुई है और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि मर चुके हैं। पर तभी वो ये नोटिस करता है कि साइड में एक लाल बालों वाला बंदा खांस खांस कर होश में आ जाता है। अब ये बंदा इस बात को याद करता है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। वो ये सोचता है कि जब वो सारे अपनी शिप में थे तो उनके ऊपर एक काफी जायंट ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया था, जिससे उनकी सारी की सारी शिप टूट गई थी और ये सारे पानी के अंदर बह गए। जैसे ही इस बंदे की आँख खुलती है तो वो ये देखता है कि वो अब भी जिंदा है और वो बाहर आकर ये देखता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी उसके सामने रियो आ जाता है। चलो तुम उड़ गए, ये तो काफी अच्छी बात है। ये बंदा उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये बच्चा यहाँ पर अचानक से कैसे आया, जबकि मैंने इसे सेंस भी नहीं किया। पर ये रियो को इन सारी बातों के बारे में नहीं बताता और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम है एबल। रियो से कहता है कि मेरा नाम है रियो और मुझे माफ करना कि तुम ही अकेले बचे हो और मैं बाकी सभी को बचा नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो सारे लोग स्मगलर्स थे। अब अंदर आने के बाद ये दोनों खाना खा रहे होते हैं क्योंकि एबल को काफी भूख लग रही थी। वो ये देखता है कि रियो के पास बस एक ही जोड़ी कपड़े हैं। रियो उसे कहता है कि मेरे पास ना तो सुई है ना ही धागा, तो मैं अपने लिए कपड़े कैसे बनाऊं? अरे यार एक काम कर, दुकान से जाकर ले आ। लेकिन यहाँ तो आसपास कोई भी दुकान नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी इंसान भी नहीं है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ, एकदम अकेला। एबल ये बात सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो यहाँ पर अकेला रहता है। रियो कहता है वैसे मैं एक वाटर मेज हूँ और वो इसे अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है। क्या तुम सच में मैजिक का यूज कर सकते हो? यहाँ तक कि सेंट्रल प्रोविंस में भी आधे से कम लोग मैजिक का यूज करना जानते हैं और मुझे भी इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। एबल उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक बात कंफर्म करनी है, क्या तुम मुझे वहीं पर लेकर जा सकते हो जहाँ पर हम पहली बार मिले थे? जाते हुए ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। एबल उसे कहता है क्या तुम मैजिक करने के लिए डंडे का इस्तेमाल नहीं करते? अरे यार मेरे पास डंडा है ही नहीं, मुझे लगता है मैंने फिर से गलत क्वेश्चन पूछ लिया। अब एबल उसे कहता है कि तुम मेरे पीछे रहो, अगर हमारे सामने कोई भी मॉन्स्टर आता है तो मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अगर तुम बार बार मेरी हेल्प करोगे तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जिसके बाद ये दोनों उसी जगह पर वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से बाकी के लोग गायब होते हैं। एबल ये कहता है तुमने मुझे काफी सही टाइम पर बचा लिया, वरना मैं भी मारा जाता। अरे हाँ तुम काफी लकी हो कि मैंने तुम्हें बचा लिया। एबल यहाँ पर कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे वो चीज यहाँ पर नहीं मिलती और वो ये कहता है कि वो चीज मुझे नहीं मिली। रियो उससे कहता है तो अब तुम क्या करोगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा से लूनिया टाउन चला जाऊँ और अपने दोस्तों को ज्वाइन करूँ। मैं इस बारे में नहीं जानता कि वो टाउन कहाँ पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए तुम्हें नॉर्थ में जाना चाहिए। अब एबल उससे ये पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? ये तुम्हारे लिए एक जॉब हो सकती है क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता और तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्यों है ना दोस्त? ये बात सुनने के बाद रियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और थोड़ा सोचने के बाद वो ये कहता है कि हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। अरे हाँ हम दोनों दोस्त
दोस्त हैं, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शाम के टाइम में रियो इन सारी चीजों को बड़ी गौर से देख रहा होता है और वो ये याद करता है कि कैसे वो इस वर्ल्ड में आया और कैसे वो यहाँ पर रहा। जब वो घर में आ जाता है तो वो एबल से कहता है कि मैं किसी को गुड बाय करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मुझे इसी टाइम मिलता है, यानी कि रात में। मुझे तो ऐसा लगा था कि इसका यहाँ पर कोई भी जानने वाला नहीं है, लेकिन चलो मैं इस मामले में इंटरफियर नहीं करता हूँ। अब रियो उस नाइट के पास आ जाता है और उसे शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि तुमने मेरी काफी हेल्प की और तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाया और मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और आज ये हमारी लास्ट बैटल होने वाली है, तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर रियो हार जाता है और जब ये नाइट यहाँ से जा रहा होता है तो रियो उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया जो भी तुमने मेरे लिए किया। लेकिन जाने से पहले ये नाइट रियो को गिफ्ट के तौर पर एक कोट देता है और यहाँ से चला जाता है। मैं इस कोट को काफी प्राउडली पहनूंगा। अब ये दोनों भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और रियो ने भी इस कोट को पहन लिया है। अब वो आखिरी बार अपने घर को देखता है और अपनी पुरानी यादों को ताजा करता है। पर जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनके सामने एक काफी खतरनाक जंगली बोर आ जाता है और एबल अपनी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करके इस बोर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। ओह अच्छा, तो ये एक कॉम्बैट स्किल है, पर ये होती क्या है? ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिन्हें स्वॉर्ड्समैन और बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन तुम एक मैजिशियन हो तो तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। जिसके बाद ये अपनी जर्नी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस बार इनके सामने लिजर्ड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एबल मना करता है कि हमें इनसे फाइट नहीं करनी, ये काफी खतरनाक है और हम दोनों मारी जा सकते हैं। पर रियो एक वाटर मेज है तो वो ये समझ जाता है कि काफी सारे लिजर्ड्स पानी के रास्ते उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सुनने के बाद एबल भी चौकन्ना हो जाता है। वो लिजर्ड मॉन्स्टर्स काफी सारे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी मैजिक का भी इस्तेमाल करना होगा। और अगले पल हम ये देखते हैं कि रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे लिजर्ड मॉन्स्टर्स को बड़ी आराम से हरा देता है। एबल ये देखकर काफी चौंक जाता है। तुमने अपनी छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी स्पेल को बोला, तो तुमने ये किया कैसे? मेरे ख्याल से वाटर मैजिक थोड़ा अलग होता होगा और इसीलिए मुझे ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो। पर आगे जाने से पहले रियो एबल को पानी ऑफर करता है ताकि ये दोनों हाइड्रेटेड रह सके। अब ये दोनों जाते हुए बातें कर रहे होते हैं और एबल उसे एक कॉइन दिखाता है। वो इस कॉइन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। मैंने आज से पहले कोई भी करेंसी नहीं देखी। जाते हुए एबल उसे अलग अलग एम्पायर्स के नाम बता रहा होता है और वो ये कहता है कि एक डेबुआ एम्पायर भी है। ये कैसा नाम है, डेबुआ? अब खुले मैदान में आने के बाद इन दोनों के ऊपर पत्थरों से अटैक होता है, पर ये दोनों ही काफी तेज होते हैं और इन अटैक्स को रोक लेते हैं। पर तभी इनके आसपास काफी सारे पत्थर आने शुरू हो जाते हैं। एबल ही कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हम गलती से रॉक गोलम के नेस्ट में आ चुके हैं। रियो कहता है क्या ये सामने ये भी एक रॉक गोलम है? एबल इन सभी को रोकने के लिए अपनी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करता है और एक गोलम के अंदर छेद कर देता है, लेकिन वो काफी जल्दी रीजनरेट कर रहा होता है। रियो उससे ये कहता है मेरे पास एक अटैक है, क्या मैं उसे यूज कर सकता हूँ? अगले पल वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके 10 लेयर की आइस बॉल इस गोलम के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो इसके नीचे दब जाता है। एबल भी ये देखकर काफी चौंक जाता है कि तुमने ये कैसे किया और ये क्या था? जिसके बाद ये सारे रॉक गोलम्स को हरा देते हैं। तभी एबल इस रॉक गोलम की मैजिक स्टोन को नोटिस करता है, जो कि काफी बड़ा है और काफी कलरफुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि इसने आज से पहले काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराया है। इस मैजिक स्टोन को निकालने के बाद ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि उनके सामने एक काफी बड़ा हिप्पो है, जो कि एक बेहेमोथ है। तभी यहाँ पर वाइवर्न का एक काफी बड़ा झुंड आ जाता है, जो कि इस बेहेमोथ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एबल ही कहता है इस फाइट का कंक्लूजन एकदम साफ है कि ये बेहेमोथ हारने वाला है, लेकिन रियो मना करता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। अब ये हिप्पो काफी गुस्से में आकर इन सारे के सारे वाइवर्न्स को मारना शुरू कर देता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे कि ये सारे के सारे वाइवर्न्स नीचे गिर जाते हैं। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यही जीतने वाला है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठकर कैंप फायर कर रहे होते हैं। एबल रियो को डंजन्स के बारे में बता रहा होता है और वो ये कहता है कि सच में इस वर्ल्ड में डंजन भी एग्जिस्ट करते हैं और मैं भी डंजन में एक बार जरूर जाना चाहता हूँ। वैसे हम जिस टाउन में जा रहे हैं वहाँ पर भी एक काफी बड़ी डंजन है, लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मुझसे काफी कुछ छुपाया है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम एल्फ और डॉर्स के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन भाई रियो इनके बारे में भी कुछ नहीं जानता। एबल उसे सारा कुछ समझाता है कि डॉर्स कैसे होते हैं और एल्फ्स क्या हैं, जिसके बाद ये दोनों दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जाते हुए रियो ये कहता है कि इन माउंटेन्स को पार करने के बाद हम ह्यूमन टेरिटरी में पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम ये सारा कुछ कैसे जानते हो? रियो उन सारी बातों को याद करता है जो कि ड्रैगन ने उसे की थी और ड्रैगन ने ही उसे ये सारा कुछ बताया था, पर रियो इसके बारे में एबल से कुछ भी नहीं कहता। और जब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखकर इन दोनों की ही चड्डी टाइट हो जाती है। एबल को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि ये एक काफी खतरनाक ग्रिफिन है। अब ये दोनों एक साथ आसमान में मीट के टुकड़ों को उछालते हैं और ये ग्रिफिन उन्हें
लेकर यहाँ से चला जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। आगे जाते हुए ये दोनों उसी ग्रिफिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। एबल ये कहता है कि उसने तो मुझे सच में डरा दिया था, मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर हम उससे फाइट करते तो हम दोनों जिंदा नहीं बचते। एबल ये बताता है कि आज तक कोई भी ऐसा नहीं बना जो कि बेहेमोथ और ग्रिफिन से पंगे ले सके, और शायद ये बड़े बड़े पहाड़ ही इन मॉन्स्टर्स को ह्यूमन से दूर रखते हैं। जैसे ये दोनों आगे जाते हैं तो इनके सामने काफी सारे वाइवर्न्स होते हैं जो अपने शिकार को खा रहे होते हैं। रियो एबल से पूछता है कि हमें इनसे फाइट करनी चाहिए, ये हम दोनों के मुकाबले में काफी ज्यादा हैं और यहाँ तक कि काफी स्किल्ड एडवेंचरर्स भी इन्हें हरा नहीं पाते। लेकिन आगे जाते हुए हमारे रास्ते में काफी सारे वाइवर्न्स आने वाले हैं, तो कभी न कभी तो हमें इनका सामना करना होगा। ये बोलते ही रियो उनसे लड़ने के लिए सामने पहुँच जाता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे वाइवर्न के पंखों को यहीं पर स्टक कर देता है, जिससे कि वो उड़ नहीं पाते। एबल अपनी कॉम्बैट स्किल का यूज करके इन सारे के सारे वाइवर्न्स को हरा देता है, पर तभी यहाँ पर और भी वाइवर्न्स आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर उन सभी को ठिकाने लगा देते हैं। जब एबल वाइवर्न्स के मैजिक स्टोन को बाहर निकाल रहा होता है तो वो ये कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इनसे फाइट करना इतना आसान होगा। इन सारे के सारे वाइवर्न्स को हराने के बाद वो माउंटेन्स को भी क्रॉस कर लेते हैं और ह्यूमन टेरिटरी के काफी करीब होते हैं, और ये उसके कितने पास हैं ये तो इनकी स्माइल से ही पता लग जाता है। अब थोड़ी दूर आगे चलने के बाद इन दोनों को एक सड़क दिखती है और एबल ये समझ जाता है कि ये दोनों कहाँ पर हैं, और वो ये कहता है कि थोड़ी आगे चलने के बाद हम फाइनली टाउन तक पहुँच जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों टाउन के एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। एबल उससे कहता है क्यों ना तुम भी एक एडवेंचरर बन जाओ जिससे तुम्हें टाउन में जाने के पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि इस टाउन में आने के लिए एबल ने रियो के पैसे दिए होते हैं। और वो ये कहता है और मॉन्स्टर से जो हमें मैजिक स्टोन्स मिलते हैं उन्हें एडवेंचरर सीधा गिल्ड में बेच सकते हैं और काफी मोटा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही में वो ये भी क्लियर करता है कि जो एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर नहीं होता वो मैजिक स्टोन को बेच नहीं सकता। तभी इन दोनों के सामने गर्मा गर्म खाना आ जाता है और रियो भी इस खाने को फटाक से चट कर जाता है। अब कुछ टाइम यहाँ पर बिताने के बाद ये दोनों लूनिया टाउन के लिए निकल जाते हैं और थोड़ा सफर तय करने के बाद ये फाइनली उस टाउन में पहुँच जाते हैं। ये गार्ड एबल को देखकर काफी खुश होता है, हमें ऐसा लगा था कि आप खो गए हो। अरे नहीं, रियो ने मेरी जान बचाई और इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया, और ये है रियो। गार्ड रियो से कहता है तुम्हारा शुक्रिया, और वो इसके हाथ को पकड़ने के बाद छोड़ता ही नहीं है। अब रियो की एंट्री फीस देने के बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं और अब वो रियो को एडवेंचरर्स के रैंक के बारे में बताना शुरू करता है कि एक एडवेंचरर की जर्नी F रैंक से शुरू होती है और अगर वो B रैंक या उससे ऊपर हो जाता है तो उसे क्वेस्ट भी काफी खतरनाक मिलते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि जो एडवेंचरर जितने ज्यादा हाई रैंक पे होता है वो उतने ही पैसे कमाता है, लेकिन तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक स्टोन्स हैं। अब ऐसी दोनों बातें करते करते गिल्ड तक आ जाते हैं और जैसे दोनों गिल्ड में एंटर करते हैं तो सारे के सारे लोग एबल को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, जैसे कि वो एबल का ही इंतजार कर रहे हों। ये देखकर रियो सोचता है कि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है तो मेरे ख्याल से मुझे बाहर इंतजार करना चाहिए। जब रियो बाहर आ जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी गौर से घूर रहे होते हैं और घूरते घूरते रुक जाते हैं। वो ये कहती है तुम्हारा आउटफिट काफी अच्छा है और मेरे ख्याल से ये फेरी किंग का है, लगता है उन्हें तुम्हारे ऊपर काफी ट्रस्ट है, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ और हम बाद में जरूर मिलेंगे। लेकिन इस बंदे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अभी उसके साथ क्या हुआ। अरे रियो अंदर आ जाओ। एबल उसे लेकर अंदर आ जाता है और सभी के सामने उसे इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। इसका नाम है रियो और ये भी एक एडवेंचरर बनना चाहता है, तो तुम सारे इसका अच्छे से ख्याल रखना। अभी सारे उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और रियो को थैंक्स कर रहे होते हैं और रियो भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश हो जाता है। अब वो इसे लेकर नीना के पास आ जाता है जो कि यहाँ के रिसेप्शनिस्ट है और वो ये कहता है कि मैं इसे एंडोर्स कर रहा हूँ और इसे D रैंक मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद नीना थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और वो ये कहती है लेकिन तुम्हें ये प्रूफ करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट देना होगा। मैं इस बारे में गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता हूँ और नीना उन्हें बुलाने के लिए यहाँ से चली जाती है। जब ये दोनों मीटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं तो गिल्ड मास्टर ह्यूग यहाँ पर आ जाते हैं। वो एबल को देखकर काफी खुश होते हैं। एबल उनसे कहता है इस बच्चे का नाम है रियो और इसी ने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम है ह्यूग मैगलास और मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर हूँ और एबल की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एबल ये कहता है कि मैं इस बच्चे को एंडोर्स कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसका रैंक बढ़ जाए। ऐसा हो तो सकता है अगर ये बच्चा अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ प्रूफ कर दे। हाँ मैं इस बात को पहले से ही जानता हूँ और इसीलिए मैं इसे लेकर आपके पास आया हूँ। ये बच्चा मुझसे भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ह्यूग ये सुनने के बाद थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है क्योंकि उसे एबल की बातों पर यकीन नहीं होता। अगले सीन में जब ये सारे ह्यूग को मैजिक स्टोन्स दिखाते हैं तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये तो वाइवर्न की मैजिक स्टोन है और तुम्हारे पास इतने सारे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे वाइवर्न्स को हराने के लिए एक आर्मी की जरूरत पड़ती है। एबल ये कहता है उन्हें मारते वक्त हमने एक माउंटेन को भी क्रॉस किया था। ह्यूग ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है कि आज तक किसी ने भी उन माउंटेन्स
डिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया। ये सारी बातें सुनने के बाद ह्यूग का दिमाग थोड़ा सा सनक जाता है और उसे इन सारी बातों पर यकीन नहीं आता। एबल ये पूछता है, क्या ये मैजिक स्टोन्स काफी हैं रियो की रैंक अप के लिए? अरे हाँ, ये काफी हैं। अब बाकी का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए रियो ह्यूग के साथ उसके ऑफिस में आ जाता है। मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता हूँ कि एबल काफी अच्छा एडवेंचरर है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो अकेले एक Y1 को हरा नहीं सकता। जब इन दोनों की बातें खत्म हो जाती है तभी यहाँ पर नीना आ जाती है, जो कि रियो का एक काफी लंबा चौड़ा इंटरव्यू लेती है। अब जैसे वो सामने हाथ रखता है तो उसे उसका गिल्ड कार्ड मिल जाता है, यानी कि अब वो भी ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन चुका है। इस तरफ एबल उसे लेकर अपने साथ जा रहा होता है ताकि रियो को कुछ पैसे मिल पाए, क्योंकि उसने एबल के गाइड का काम किया है। ये दोनों ऐसे ही गप्पे लड़ाते हुए जा रहे होते हैं। एबल उससे कहता है, ये बात मैंने पहले ही सोच ली थी कि मैं तुम्हें एक स्टाफ दिलाऊंगा, लेकिन मैं स्टाफ का क्या करूंगा? अरे बेटा, हैरी पॉटर बनकर मैजिक करना। वैसे मुझे स्टाफ की नीड नहीं है, मैं ऐसे ही मैजिक कर सकता हूँ और पास की फाइट में मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। ये बात सुनने के बाद एबल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है, क्या तुम सच में स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हो? लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। रियो उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है, पर एबल को ऐसा लगता है कि ये एक छोटा सा चाकू है, यानी कि एक डैगर। अब एबल से बात करते करते रियो को इस वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता लग जाता है कि यहाँ पर भी लोगों ने दिन को घंटों के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, यानी कि एक वीक में यहाँ पर 7 दिन है और महीने में 30 दिन, और यहाँ तक कि ये कपड़ों को भी सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। वो ये सोचता है यहाँ पर ऐसा खाना भी मिल जाता है जैसे कि मेरे वर्ल्ड में मिला करता था। अब इन सारी बातों पर गौर देने के बाद रियो को ऐसा लगता है कि शायद से मेरे वर्ल्ड से यहाँ पर पहले भी कोई आ चुका है, जिस वजह से इस वर्ल्ड और मेरे वर्ल्ड में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। इस तरफ ये सारे के सारे लोग एबल के वापस आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। नीना उसे लेकर उसके रूम में आ जाती है, जहाँ पर रियो को उसके न्यू 2 रूममेट्स भी मिलते हैं। अब ये सारे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तभी नीना यहाँ पर एक और एडवेंचरर को लेकर आ जाती है, जो कि अब से इनका रूममेट है, यानी कि अब ये 4 हो चुके हैं। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्रिम्सन पार्टी के सारे लोग रियो को लेकर ही बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि एबल ने उन्हें रियो के बारे में सारा कुछ बता दिया है और उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं होता कि वाटर एलिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अगर एबल की बातें सही हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है जो कि रियो के लेवल का मैजिक कर सकता है, और उसका नाम है इन्फर्नो मैजिशियन। अब एबल ये बताता है, इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने मैजिक से एक पूरी की पूरी आर्मी को तबाह कर सकता है, यहाँ तक कि Y1s को भी एक ही झटके में खत्म कर सकता है और पूरे टाउन का नक्शा मैप में से गायब कर सकता है। तो इसीलिए रियो को उस बंदे के साथ कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी पार्टी की एक मेंबर जिसका नाम है रिया, वो ये कहती है, अगर तुमने रियो के बारे में जैसा बताया है, अगर वो सारा कुछ सच है तो सच में वो बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी पावरफुल भी। लिन इस बात को लेकर काफी चिंता में होती है, अगर रियो गलती से डेबुया एम्पायर के साथ मिल गया तो ये हमारे लिए काफी बड़ी चिंता की बात हो सकती है। अरे यार तुम चिल करो, उस बच्चे को डेबुया एम्पायर का नाम ही पसंद नहीं है। ये बात सुनने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बात में कोई भी सेंस नजर नहीं आता। अरे हाँ, मैं ये जानता हूँ कि इस बात में कोई भी सेंस नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो ने उस कोर्स को लिया होता है, जहाँ पर उसे डंजन के बारे में सीखने को काफी कुछ मिलने वाला है। सारी की सारी थ्योरी खत्म हो जाने के बाद अब बारी है प्रैक्टिकल की। टीचर इन सभी से ये कहते हैं, हमने डंजन के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है और आज शाम को तुम सारे एक एक्चुअल डंजन में जाने वाले हो। ये सुनते ही एमन की फटनी शुरू हो जाती है, जो कि रियो का एक साथी है और उसका रूममेट भी। अगर वहाँ पर जाने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। रियो पूछता है, सर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम वहाँ पर इंस्टेंटली जा पाएं? अरे वाह, तुम इस इंस्टेंट मैजिक के बारे में जानते हो, ये तो काफी अच्छी बात है। वो ये बताते हैं कि ऐसे डंजन साउथ में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। एमन की भी अब सनक जाती है और वो रियो से पूछता है कि तुम इंस्टेंट ट्रेवल के बारे में कैसे जानते हो। अब शाम में सारे उस डंजन के सामने आ जाते हैं और ये डंजन पूरे शहर के बीचों बीच है। मैं तुम्हें इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि इस डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स की तादाद हर साल काफी तेजी से बढ़ रही है। अब साथ ही में वो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक डबल सिक्योरिटी भी लगाई गई है ताकि ये मॉन्स्टर्स टाउन के अंदर घुस ना पाएं। रियो ये समझ जाता है कि टाउन के बाहर जो वॉल है वो हमें भारी खतरों से बचा रही है और ये यहाँ पर मॉन्स्टर से। और बच्चों इस बारे में चिंता मत करो, ग्रेट टाइटल वॉर दोबारा से होने नहीं वाली और वैसे भी वो काफी सालों में होती है। अब ये सारे गिल्ड ऑफिस के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर इन सभी का नाम और टाइमिंग नोट होती है। जब ये सारे इसके अंदर जा रहे होते हैं तो एमन की फटनी शुरू हो जाती है। रियो उससे कहता है, अरे यार थोड़ी शांत हो जाओ। अंदर आते ही टीचर उन सभी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि इस डंजन की पहली लेयर में तुम्हें काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे, तो तुम खुद ही जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। और हाँ, गेट के पास ही रहना। जब रियो और एमन आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक रियो एक चीज को सेंस करता है और वो ये कहता है कि हमारे सामने एक मॉन्स्टर है और मैं उसे फ्रीज कर दूंगा।
और एमोन तुम उसे जान से मार देना। तभी ये मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है जिसका नाम है सोल्जर एंट, जिसके बारे में उस मैजिकल बुक के अंदर भी लिखा हुआ था। और इसे मारने का बेस्ट तरीका ये है कि उसकी गर्दन पर अटैक किया जाए। फिर रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर को जमा देता है और एमोन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इसका काम 25 कर देता है। अरे वाह, तुमने तो काफी अच्छा काम किया एमोन। जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसके मैजिक स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। एमोन ही कहता है कि ये सारा कुछ अलाउड है। अरे हाँ, इसे बेचकर ही तो हम पैसा कमाने वाले हैं क्योंकि हम एडवेंचरर्स हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और ये सारे वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद पार्टी कर रहे होते हैं। ईटो ये कहता है, अरे वाह, तुमने पहले ही मिशन में सोल्जर आंट को हरा दिया, ये तो काफी कमाल की बात है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ही क्रेडिट दे रहे होते हैं। निल्स ये कहता है, चलो कोई बात नहीं, आखिरकार तुमने ये कर तो दिखाया, और कल तुम क्या करोगे। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा से उस डंजन में जाने वाले हैं और इस बार तो 3rd लेयर तक। पर रियो इस बात को लेकर थोड़ा सा पैनिक होता है कि वो आंट मॉन्स्टर पहले लेयर में क्या कर रहा था। लेकिन इन सभी को ही ये सारी बातें पल्ले नहीं पड़ रही होती। तभी यहाँ पर एबल आ जाता है और वो ये कहता है कि वो आंट मॉन्स्टर गड्ढा खोदकर यहाँ पर आ सकती है, बस इसीलिए। फिर एबल इन सभी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो ये कहता है कि मेरा नाम है एबल। लेकिन ये सारे लोग उसे पहले से ही जानते हैं। तभी निल्स कहता है कि मैं भी एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, लेकिन मेरी स्किल्स काफी कमजोर है, क्या आप मुझसे एक बार हाथ मिला सकते हो। और एबल उससे हाथ मिला लेता है, जिससे निल्स काफी खुश हो जाता है। तुम बस अच्छे से काम करना और सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। जिसके बाद क्रिम्सन पार्टी के और भी मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो एबल से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो गिल्ड मास्टर के पास जाना चाहिए, मैं बस इन सभी को गाइड कर रहा था। और ये उसे जबरदस्ती उठाकर यहाँ से ले जाता है। इन सभी के जाने के बाद ये सारे उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। ये तो कहता है कि वो लड़की काफी कमाल की है, एकदम एंजल जैसी। इस तरफ ये सारे भी जाते हुए रियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एबल ही कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें उसकी ताकत का काफी जल्दी अंदाजा हो जाएगा कि रियो क्या चीज है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रियो और एमोन दोबारा से डंजन में आ जाते हैं और वो एक साथ मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मौत की घाट उतार देते हैं। रियो उससे कहता है कि तुमने आज कमाल कर दिया। अब बाहर आने के बाद ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। रियो उससे कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स काफी कमाल की हैं और अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम एक काफी अच्छे स्वॉर्ड्समैन बन जाओगे। एमन उससे कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था कि तुम बस एक मैजिशियन हो, लेकिन तुम्हारी भी स्वॉर्ड स्किल काफी अच्छी है। हाँ, मेरे भी एक मास्टर थे जिन्होंने मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाया था। अब रियो एमन को एक एडवाइस देता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स तो काफी अच्छी हैं, लेकिन तुम्हें सुबह उठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा देखा है तुम काफी जल्दी थक जाते हो। और हाँ, एबल भी सुबह उठकर रोज प्रैक्टिस करता है जिससे उसकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी अच्छी हैं। अब अगले सीन में रियो एक लाइब्रेरी में आ जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो ये कहती है, अगर तुम एल्केमी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से शुरुआत करो। अब रियो एक किताब को उठाकर उसे पढ़ना शुरू करता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर तो काफी सारी बुक्स हैं, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। जिसके बाद वो बाहर आ जाता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि सूर्य ग्रहण लग जाता है। रियो भी इस चीज को देखकर पैनिक हो जाता है और आसपास के सारे लोग गायब होने शुरू हो जाते हैं। अगली पल उसके ऊपर एक फायर अटैक होता है, पर रियो भी अपनी आई शील्ड बनाकर उससे बच जाता है। लेकिन वो ये बात सोचकर काफी हैरान था कि ये अटैक किसने किया है। जिसने भी ये अटैक किया है वो काफी पावरफुल है। अगली पल वो लड़की उसके सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम कैसे जिंदा बच गए, चलो मैं तुम्हें भी जॉन से मार देती हूँ। रियो को ऐसा लगता है कहीं ये आकुमा तो नहीं है, अगर ये आकुमा हुई तो मेरी बैंड बजने वाली है। ये देखकर रियो यहाँ से भागता है, पर ये लड़की उसके ऊपर फायर मैजिक से अटैक कर देती है। रियो इसको रोकने की काफी ट्राई करता है, लेकिन ये अटैक काफी दमदार था। अब ये अटैक सीधे जाकर रियो के कोट पर लगता है और रियो को इससे कुछ भी नहीं होता। ये लड़की इस बात को देखकर काफी चौंक जाती है कि ये तो फेरी किंग का कोट है, अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम्हें हराना इतना भी आसान नहीं होगा। लगता है मुझे अपनी स्वॉर्ड का ही इस्तेमाल करना होगा। अब ये दोनों ही अपनी स्वॉर्ड्स निकालकर एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। अब ये लड़की पीछे होकर रियो के ऊपर अटैक करने का ट्राई करती है, पर रियो इससे बाल बाल बच जाता है और वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसके ऊपर काफी सारे आइस से अटैक करता है। पर इस लड़की की स्पीड के सामने ये अटैक भी फीका पड़ जाता है। रियो को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि वो इन अटैक से डॉज कैसे कर रही है। वो ये सोचता है कहीं ये विंड मैजिक का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। तभी अचानक से वो रियो के पास आकर उस पर ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू करती है, लेकिन इस बार वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। रियो भी इस
बात को समझ जाता है अगर मैं ऐसे ही इसके सामने डटा रहा तो ये मुझे हरा नहीं सकती। अब ये लड़की गुस्से में आकर रियो के ऊपर फायर अटैक करने वाली होती है, पर रियो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके इस अटैक को रोक लेता है, जिसको देखकर इसकी सुलगनी शुरू हो जाती है। आखिरकार तुम हो कौन और तुम इतनी जल्दी कास्टिंग कैसे कर रहे हो? अगर तुम एक मॉन्स्टर हो तो मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। जिसके बाद इन दोनों की फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो रही होती है। रियो उसके ऊपर अपने आइस मैजिक से अटैक करता है, लेकिन इस बार वो अपने फायर मैजिक के आगे सारी की सारी आइस को पिघला देती है। तभी वो अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट करती है ताकि वो रियो के अटैक से बच पाए, लेकिन रियो उसके ऊपर से अटैक करता है जिससे वो इंजर्ड भी हो जाती है। चलो फिर इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं और वो इसे मारने के लिए आगे आ रहा होता है, लेकिन ये लड़की उसके अटैक को बड़ी आराम से रोक लेती है और साथ में अपनी चोट को भी बड़ी जल्दी हील कर लेती है। अब वो रियो को काफी दूर फेंक कर मारती है और उसको ऐसा लगता है कि वो इस फाइट को जीत चुकी है। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर रेन होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही ये बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती हैं, तब ये बात सामने आती है कि ये एक एसिड रेन है। अब रियो भी उससे लड़ने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये सूर्य ग्रहण हटता है वो लड़की रियो से कहती है, मुझे माफ करना, मेरे जाने का टाइम हो चुका है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन वो जाने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो ये कहती है कि मेरा नाम है यूरेका और तुम आज मुझसे बच गए। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम एक आकुमा हो। ये सुनते ही यूरेका काफी शॉक्ड हो जाती है। तुम सच में हमारे बारे में जानते हो, यानी कि आकुमा के बारे में? ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। चलो फिर तुमसे किसी और दिन मिलते हैं, लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो ये कहती है, तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जैसे यहाँ पर और आए, पर तुम उनसे बचकर रहना क्योंकि तुम्हें बस मैं ही मारने वाली हूँ। ये बोलने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाती है। अब रियो इस बात को सोचता है, अगर मेरे पास ये कोट नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता था कि वो अटैक मेरी बॉडी के आर पार हो जाता। लेकिन वो इन सारी बातों को भुलाकर अपने बैंक में आ जाता है पैसों को विड्रॉल करवाने के लिए, पर वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसके बैंक में काफी सारे पैसे हैं। चलो कुछ टाइम के लिए मेरे पास पैसा ही पैसा है। और जब वो अपने रूम में आता है वो ये देखता है कि उसके रूममेट्स यहाँ पर नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से बुक स्टोर चला जाता हूँ। पर तभी अचानक वो ये देखता है कि नीचे कुछ बंदे उसके साथियों को बुरी तरह से मार रहे हैं। निल्स उसे कहता है कि ये बंदा वही है, यानी कि रूम 1 का डैन। ओह, तो ये वही है जिसके बारे में तुम बातें कर रहे थे। जैसे ही डैन उसे मारने के लिए आगे आता है तो रियो अपने शॉट को उसके पेट में घुसा देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अगले सीन में सारे अपनी थकान को मिटाने के लिए गर्म बात ले रहे होते हैं। ईतो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके रियो की इस चोट को हील कर देता है। वो ये कहता है, अगर ये अटैक तुम्हारे दिल पर लगता तो तुम मारे भी जा सकते थे। वैसे उसने वो अटैक मेरे दिल पर ही किया था, लेकिन मैंने उसे डॉज कर लिया। ये सारे उससे पूछते हैं, आखिरकार तुम्हारी फाइट हो किससे रही थी? अरे यार, सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा, अभी बस चिल करो। अब अगली सीन में रियो के सारे दोस्त दोबारा से उसी डंजन में आ जाते हैं जहाँ पर वो गॉब्लिन्स और गॉब्लिन आर्चर्स से फाइट कर रहे होते हैं। काफी मेहनत करने के बाद ये सारे उन्हें हरा तो देते हैं, लेकिन इससे वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। पर ईतो के पास हीलिंग मैजिक की पावर है जिससे वो सभी को हील कर देता है। निल्स कहता है कि आगे इस डंजन में काफी खतरा हो सकता है, तो चलो बाहर चलते हैं। जिसके बाद ये सारे इस डंजन से बाहर आ जाते हैं। पर तभी हम ये देखते हैं कि डंजन के अंदर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर है जिसने बहुत सारे एडवेंचरर्स को मौत की घाट उतार दिया है। इस तरफ रियो प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आया हुआ होता है। वो ये सोचता है, कल रात जो मेरे साथ हुआ वो काफी अजीब था और उस आकुमा की पावर्स काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि उसकी फिजिकल स्पीड भी मुझसे काफी गुना ज्यादा है। रियो इस बात को लेकर भी थोड़ा सा चिंता में होता है कि शायद से वो आकुमा अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी और मुझे भी कुछ ऐसा ही ट्राई करना होगा जिससे कि मैं वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पहले से अपनी स्पीड को काफी गुना बढ़ा सकूं। अब कुछ देर सोचने के बाद रियो के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे कि वो नीचे की जमीन को पूरी तरह से बर्फ के अंदर कन्वर्ट कर देता है और अपने वाटर जेट का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अपनी स्पीड को बढ़ाने की काफी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें भी नाकाम हो जाता है। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन रियो के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रही होती है कि रियो कैसे मैजिक करता है, पर उसे यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और वो ये सोचती है कि ईबल ने मुझसे कहा था कि रियो आसमान में काफी बड़े मैजिक क्रिस्टल बना सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद वो ये सोचती है कि ऐसा भी हो सकता है कि रियो ओरिजिनल स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि इन्फर्नो मैजिशियन करता है। जिसके बाद सारा भी यहाँ पर आ जाती है। लिन उससे कहती है, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। वो सारा को ये बताती है कि वो लाइब्रेरी में किसी चीज को ढूंढ रही है जो कि उसे अभी तक नहीं मिली। वो ये पूछती है कि तुम तो एक क्वेस्ट के लिए गई हुई थी और शायद से आज ही आई हो, क्यों है ना सारा? हाँ, मैं आज ही आई हूँ। इस तरफ ये सारे के सारे लोग नीना के सामने आ गए थे और उसे ये बताते हैं कि डंजन की 5th लेयर में उन्हें गॉब्लिन्स और गॉब्लिन आर्चर्स मिले थे। इन मैजिक स्टोन्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद नीना भी ये समझ जाती है कि
ये सारे लोग सच बोल रहे हैं। जिसके बाद वो जल्दी से भागकर गिल्ड मास्टर ह्यूग के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। और वो भी इन मैजिक स्टोन्स को देखकर काफी चौंक जाते हैं और वो ये कहते हैं हमारे टाउन में अभी कौन कौन सी बी रैंक की पार्टीज हैं। नीना ये बताती है हमारे टाउन में अभी क्रिम्सन पार्टी और व्हाइट ब्रिगेड है। तुम एक काम करो, इन दोनों पार्टीज को यहाँ पर समन करो और फिर मैं अपना ऑफर इनके सामने रखूंगा। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे ह्यूग के सामने पहुँच जाते हैं। ह्यूग उनसे कहते हैं नीना से बात करने के बाद तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो पहले ही मिल चुकी होगी। साथ ही में वो इन सारे एडवेंचरर्स को ये बताते हैं कि डंजन की 5th लेयर में काफी सारे गॉब्लिन्स देखे गए हैं। एबल उनसे ये पूछता है आप इस बात को लेकर कितने श्योर हो। वो ये कहते हैं मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ, क्योंकि जो एडवेंचरर्स डंजन के अंदर गए थे वो वहाँ से गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। व्हाइट ब्रिगेड का लीडर उनसे ये पूछता है तो आप हमसे क्या चाहते हो। मैं तुम सभी से ये चाहता हूँ कि तुम सारे डंजन के अंदर जाकर ये पता करो कि दोबारा से ग्रेट टाइटल वॉर होने वाली है, क्योंकि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। साथ ही में वो ये कहते हैं कि पिछली बार द ग्रेट टाइटल वॉर 10 साल पहले हुई थी और अब भी ऐसा हो सकता है कि दोबारा से वो हो। और इस काम को करने के लिए ह्यूग उन्हें 100 गोल्डन कॉइन्स देते हैं और ये कहते हैं कि बाकी के 200 मैं तुम्हें काम खत्म होने के बाद दूंगा। एबल उनसे ये पूछता है क्या आप हमसे बस यही चाहते हो कि हम वहाँ पर जाकर उस चीज को वेरीफाई करें। मैं बस यही जानना चाहता हूँ द ग्रेट टाइटल वॉर दोबारा से कब होगी और हम उसके लिए तैयारियां भी कर सकते हैं। और मैंने लॉर्ड को ये सारी बातें पहले ही बता दी हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद ये दोनों पार्टीज भी इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। फिर हम रियो को देखते हैं जो कि नॉर्थ साइड की लाइब्रेरी में जाने की बात कर रहा होता है। कीटो उससे कहता है अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हारा डी रैंक का एडवेंचरर होना काफी जरूरी है। ईमन उनसे कहता है मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वहाँ पर फॉरबिडन टेक्स्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। ये सुनने के बाद रियो काफी खुश हो जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। इस लाइब्रेरी में आने के बाद रियो उन बुक्स को ढूंढना शुरू करता है जिसके अंदर एल्केमी और आकुमा के बारे में लिखा हुआ है। जब वो यहाँ पर इन बुक्स को ढूंढ रहा होता है तभी उसकी नजर सारा से मिल जाती है और ये दोनों एक दूसरे को काफी गौर से देख रहे होते हैं, क्योंकि ये पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ पर क्रिम्सन और व्हाइट ब्रिगेड दोनों ही पार्टीज डंजन के गेट पर पहुँच चुकी होती है और वो ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर काफी सारे सी रैंक के एडवेंचरर्स भी हैं जो कि उनका साथ देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे ह्यूग इस गेट को खोलने वाले होते हैं पर एबल उन्हें रोक देता है और वो ये कहता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ काफी बुरा होने वाला है। अब लिन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ये पता लगाती है कि डंजन के अंदर के हालात कैसे हैं और वो ये देखती है कि यहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स हैं जो कि बाहर आने के लिए एकदम तैयार हैं। ये सुनने के बाद सारे लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ग्रेट टाइटल वॉर दोबारा से होने वाली है। ह्यूग सभी से कहते हैं कि सारे लोग तैयार हो जाओ, यहाँ पर वॉर कभी भी हो सकती है। गिल्ड के अंदर भी एक नोटिस लगा हुआ होता है कि डंजन कुछ टाइम के लिए बंद है, लेकिन तभी यहाँ पर एक एडवेंचरर भागते हुए आता है और वो ये कहता है कि द ग्रेट टाइटल वॉर कभी भी हो सकती है, तो चलो हमें जाना होगा। लेकिन भाई यहाँ पर रियो और सारा के बीच में अलग ही बातें चल रही होती हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। रियो उससे कहता है कि तुम मुझे जानती हो, वैसे मेरा नाम है रियो और मैं एक एडवेंचरर हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं ये समझ गई थी कि तुम एक एडवेंचरर हो। जब वो रियो से ये पूछती है कि वो लाइब्रेरी में क्या कर रहा है तो वो ये कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर एल्केमी के बारे में जानने के लिए आया था ताकि मैं एक गोलम को समन कर सकूं। ये सुनने के बाद सारा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि सच में तुम एक गोलम को समन करना चाहती हो, तुम्हारे इरादे तो सच में काफी बड़े हैं। अब वो इसे लेकर अपने साथ जा रही होती है जहाँ पर उसे गोलम के बारे में काफी नॉलेज मिल सकती है। साथ ही में वो ये कहती है कि मैं भी एक एडवेंचरर हूँ और मेरी पार्टी का नाम है विंड। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि सारे के सारे एडवेंचरर्स इन्हीं दरवाजों को देख रहे होते हैं जहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर आने वाले हैं, लेकिन ये सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पर तभी अचानक यहाँ का दरवाजा टूट जाता है और काफी सारे गॉब्लिन्स और गॉब्लिन आर्चरर्स यहाँ पर आ जाते हैं जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। एडवेंचरर्स ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया होता है और वो अपने मैजिक अटैक का इस्तेमाल करके और साथ ही में तीरों का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे गॉब्लिन्स को ठिकाने लगा रहे होते हैं। लेकिन अब भी ये तादाद में काफी ज्यादा हैं। लेकिन भाई गॉब्लिन्स भी रुकने वाले नहीं थे, वो भी अपने तीरों का इस्तेमाल करके काफी सारे एडवेंचरर्स को घायल कर देते हैं। ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो रही होती है और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। इतना ज्यादा लड़ने के बाद ये सारे एडवेंचरर्स काफी थक जाते हैं और साथ में इनके सप्लाईज भी खत्म हो जाते हैं। लो रैंक के एडवेंचरर्स सप्लाईज को फुलफिल करने में इनकी हेल्प कर रहे होते हैं। अब इन सभी को लड़ते हुए सुबह से शाम हो जाती है और काफी सारे लो रैंक के गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। अब ये दोनों ही पार्टीज वॉल से नीचे आ जाती हैं और बचे हुए गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये सारे इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पर गॉब्लिन्स का जर्नल आने वाला है जो कि दीवारें तोड़कर काफी आसानी से टाउन में जा सकता है। पर इन सभी की ये देखकर काफी फट जाती है कि इनके सामने एक नहीं बल्कि 3 गॉब्लिन जर्नल्स हैं। ये सारे इस बात को भी काफी अच्छे से जानते हैं कि
कि अब एक गॉब्लिन किंग भी यहाँ पर आने वाला है। एबल इन सभी से कहता है कि तुम सारे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, हम दोनों मिलकर एक एक गॉब्लिन जर्नल को हराने वाले हैं और तुम दोनों मिलकर किसी एक को। जिसके बाद ये सारे इन गॉब्लिन जर्नल से फाइट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि इनके ऊपर भारी भी पड़ रहे होते हैं। एबल ये नोटिस करता है कि डंजन के अंदर से उनके ऊपर एक अटैक होने वाला है और वो इन सभी को पहले ही वार्न कर देता है, तुम सारे चौकन्ने हो जाओ। अगले पल हम ये देखते हैं कि डंजन के अंदर से एक काफी खतरनाक विंड अटैक बाहर की तरफ आता है, जिसे ये सारे डॉज कर लेते हैं। पर इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि तीनों ही गॉब्लिन जर्नल्स मारे जाते हैं। इनके सामने अब गॉब्लिन्स का किंग आ चुका था, जो कि दिखने में काफी बड़ा और काफी खतरनाक था। जिसके बाद इन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एबल और फेल्प मिलकर इसका सामना कर रहे होते हैं। एबल अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को इसके पेट में घुसा देता है। फेल्प ये कहता है कि इससे भी ये नहीं मरा, मैं भी ये जानता था कि इस अटैक से इसे कुछ भी नहीं होगा। लिन, क्या तुम तैयार हो? लिन, जो कि काफी टाइम से एक मैजिक स्पेल को कास्ट कर रही होती है, वो अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस गॉब्लिन किंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे उसकी बॉडी में छेद हो जाते हैं और ये छेदी सिंह बन जाता है और मारा जाता है। जिसके साथ ही ये ग्रेट टाइडल वॉर भी खत्म हो जाती है, जिसको देखकर ये सारे के सारे लोग काफी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि इन सभी ने एक काफी महान काम किया है। अब एबल और फेल्प इस अटैक के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो कि लिन ने किया था। फेल्प ये कहता है कि इस अटैक को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन तुम इसे हमारा स्पेशल अटैक भी समझ सकते हो, जो कि काम कर गया। फिर हम रियो को देखते हैं, जो दोबारा से गिल्ड में आ जाता है, पर वो ये देखकर काफी शॉक था कि सारे लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं और वो ये सोचता है कि यहाँ पर क्या हुआ। इस तरफ गिल्ड मास्टर काफी टेंशन में होते हैं, वहाँ पर सारे लोग पार्टी कर रहे होंगे, पर मेरे पास काफी ज्यादा काम है। अब नील्स रियो को ये समझा रहा होता है, ग्रेट टाइटल वॉर अब खत्म हो चुकी है, इसीलिए सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, तो तुम भी एंजॉय करो। ये सारे अब एबल की तारीफें कर रहे होते हैं। तभी एबल भी यहाँ पर आ जाता है। मैंने जिस स्किल का इस्तेमाल किया उसका नाम था परफेक्ट शैडो। तभी उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि उसके पार्टी मेंबर्स, और रियो से बातें कर रहे होते हैं। वो ये पूछते हैं, क्या तुम सच में आसमान में एक मैजिक वॉल बना सकते हो? रियो कहता है कि ये तो मेरे लिए काफी आसान है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो के सारे दोस्त एकदम नल्ले हो जाते हैं, क्योंकि डंजन 1 महीने के लिए बंद है और इन सभी को कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। तभी रियो भी यहाँ पर आ जाता है। वो ये पूछते हैं, क्या तुम भी यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आए हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एल्केमी की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। रियो जिस चीज को यहाँ पर लेने के लिए आता है, वो चीज सच में काफी महंगी है। उसके दोस्त कहते हैं कि वो चीज 50 गोल्डन कॉइन्स में आती है, तुम सच में काफी अमीर हो। जिसके बाद रियो इन सभी को अपनी पार्टी में हायर कर लेता है। वो ये कहता है, अगर तुम सारी मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम सभी को इंडिविजुअली 5-5 गोल्डन कॉइन्स दूंगा। ये सुनने के बाद सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। रियो उनसे कहता है कि जो भी ऑर्ब तुम यहाँ पर लेकर आओगे वो मैं तुमसे 25 गोल्डन कॉइन्स में खरीदने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, हम सारे उन ऑर्ब्स को यहाँ पर लेकर आएंगे। तभी रियो को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे वो बाहर देखता है तो यहाँ पर कुछ नाइट्स एक लड़की को लेकर जा रहे होते हैं। ये लड़की तो काफी अच्छी है और हम रात में इसके साथ मजे भी करेंगे। तभी उसका साथी यहाँ पर आ जाता है, जो कि इस लड़की को छुड़ाने की काफी कोशिशें करता है और एक नाइट को धक्का भी दे देता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है। तुमने ये काफी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जैसे वो इस बंदे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तुमने ये क्या किया? वो दोबारा से खड़े होने का ट्राई करता है, लेकिन दोबारा से नीचे गिर जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? अबे ओए, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब फेल्प भी यहाँ पर आ जाता है। तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे ओए, तुम हमारे रास्ते में मत आओ, वरना हम तुम्हें गिल्ड मास्टर से कहकर निकलवा भी सकते हैं। लेकिन जैसे इन सभी को ये पता लगता है कि फेल्प के फादर पहले एक कमांडर रह चुके हैं, तो इन सभी की फटकर 4 हो जाती है और ये सारे दुम दबाकर यहाँ से भाग जाते हैं। फेल्प इन दोनों से कहता है, तुम दोनों ही सच में काफी ब्रेव हो। तभी उसकी नजर रियो पर जाती है। तुम्हारा नाम रियो है ना? एबल ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है और मैं ये जानता हूँ कि तुमने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस बंदे को नीचे गिराया था। इससे पहले फेल्प की बात कंप्लीट होती, उसकी साथी आकर उसे यहाँ से ले जाती है। इस तरफ रियो और एबल एक साथ बैठे हुए होते हैं और एबल काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। रियो उससे पूछता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा दिल किसी पर आ गया है, क्या वो रिया है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एबल उसे ये कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? इसके बाद ये दोनों बातें करते करते बाहर आ जाते हैं। एबल उसे कहता है कि हमारे यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर आ रहा है, तो उसके कुछ नाइट्स थे जो कि भाग चुके हैं और वो करप्ट थे। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में हम कुछ बंदों को देखते हैं जिन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ होता है। वो इन दोनों को देखते ही यहाँ से खिसक जाते हैं, पर इन दोनों को उनके ऊपर शक हो जाता है और उनका पीछा करते करते ये एक सुनसान गली में आ जाते हैं। अगली पल ये सारे बंदे उन दोनों के ऊपर अटैक्स करना शुरू करते हैं, पर रियो अपने आइस मैजिक से उन सभी के अटैक्स को बड़ी आराम से रोक रहा होता है। जिसके बाद ये सारे लोग बड़ी आराम से हार जाते हैं। एबल ये देखता है कि जमीन पर कुछ गिरा हुआ है।
रियो उससे पूछता है क्या ये कोई एल्केमी का टूल है और मैं इसे देख सकता हूँ, पर एबल उसे मना कर देता है। ये एक एविडेंस है और इसे मैं अपने पास रखने वाला हूँ। इन सारे गुंडों को बांधने के बाद एबल इन सभी के बैचेस को देखता है, जिससे उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सारे ही सी रैंक के एडवेंचरर्स हैं। फेल्प भी अकेला कहीं पर जा रहा होता है, तभी ये सारे नाइट्स यहाँ पर आ जाते हैं। तुम वही हो ना जिसने हमारी बेइज्जती की थी, और अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। लेकिन तभी अचानक ये सारे बंदे फ्रीज हो जाते हैं और फेल्प की साथी यहाँ पर आ जाती है, जो कि एक इन्फर्नो की इंचांटेशन करती है, और ये सारे के सारे लोग जलकर कबाब बन जाते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेटर्स भी गिल्ड मास्टर के सामने आ जाते हैं। वो ये कहते हैं तुम आज ही यहाँ पर आए हो और सारी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तुम ये चाहते हो कि डंजन को आज खोला जाए और तुम्हारे साथ मैं कुछ एडवेंचरर्स को भेजूं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। क्या तुम पागल हो गए हो? एक बंदा ये कहता है क्या तुम ये बात नहीं जानते कि किंग ने हमें सारी परमिशन दे दी है कि हम यहाँ पर सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर उन्हें समझाने का काफी ट्राई कर रहे होते हैं, पर ये बंदा काफी गुस्से में आ जाता है और दूसरा वाला बंदा उसे शांत करता है। ये बंदा जिसका नाम है क्लिव, वो ये कहता है लेकिन फिर भी हमें डंजन को खोलना होगा। गिल्ड मास्टर उससे ये कहते हैं अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी, न कि यहाँ के गिल्ड और एडवेंचरर्स के ऊपर। और ये सारे बंदे गिल्ड मास्टर की इस शर्त को भी मंजूर कर लेते हैं। वो ये कहते हैं क्या एडवेंचरर्स हमारे साथ जाएंगे? गिल्ड मास्टर उनसे ये कहते हैं वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। रियो जैसे गिल्ड में जा रहा होता है तभी उसे यहाँ पर एक लड़की मिलती है। प्लीज मुझे भी लेकर अंदर चलो, मुझे यहाँ पर एक लेटर को डिलीवर करना है। अब एबल को भी ये लेटर मिल जाता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि उन्हें सारे के सारे इन्वेस्टिगेटर्स को सपोर्ट करना है जब वो डंजन के अंदर जा रहे हो। एबल ये सोचता है मुझे तो ऐसा लगा था कि डंजन को बंद कर दिया गया है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पावरफुल लोग यहाँ पर आए हों। जिसके बाद एबल ये कहता है कि वो डंजन काफी ज्यादा खतरनाक है और एक बार वहाँ पर एक ए रैंक की पार्टी गई थी और वो कभी भी लौट कर वापिस नहीं आई, और उनका जो लीडर था वो एस रैंक का था, वो तक भी वापिस नहीं आया। एबल ये कहता है कि हम सारे इस बारे में नहीं जानते कि उस डंजन में क्या चल रहा है। रियो ये कहता है तो चलो एक काम करते हैं, उस डंजन से दूर रहते हैं। रियो की जाती ये लड़की जिसका नाम है नटालिया, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और ये लड़की एक वाटर मेज की फैमिली से बिलोंग करती है। लिन उससे पूछती है क्या तुमने कभी ऐसे कास्टर के बारे में सुना है जो कि आइस वॉल को काफी दूर से बना सके, वो भी आसमान में? नटालिया उससे कहती है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। एबल उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब भी रियो के पीछे हो। पर ये बात सुनने के बाद नटालिया भी काफी शॉक्ड हो जाती है। क्या सच में ऐसा मैजिक एग्जिस्ट करता है? रिया उससे कहती है कि जो लड़का अभी यहाँ से गया है वो ऐसे मैजिक को कास्ट कर सकता है। अभी सारे ऐसे ही बैठकर रियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एबल उन सभी से कहता है अगर रियो कभी हम सब के खिलाफ हो जाता है तो हमें उससे फाइट नहीं करनी है, क्योंकि हम चारों मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। तो बेटर यही होगा कि हम उसके सामने सरेंडर कर दें। लेकिन एक बात तो साफ है कि रियो एक काफी अच्छा इंसान है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और ये सारे के सारे लोग डंजन में जाने के लिए एकदम तैयार हैं और इन सभी के पास एक माना डिटेक्टर होता है जो कि एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के माना को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद ये सारा का सारा डेटा टीम के पास चला जाएगा जो कि टेंट के अंदर है। ये सुनने के बाद एबल भी काफी हैरान हो जाता है कि एल्केमी भी काफी कमाल की चीज है। अभी सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इस डंजन के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन आज बस 3rd लेयर तक। इस तरफ ये सारे के सारे बंदे रियो के लिए ऑर्ब लेकर आ जाते हैं और रियो उन्हें पेमेंट कर देता है। ईटो इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि डंजन को दोबारा से खोल दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ डी रैंक और उससे ऊपर वाले ही एडवेंचरर्स जा सकते हैं। फिर हमें दोबारा से उसी डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एबल ये बताता है कि उन्हें इस डंजन में आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि वो 7 लेयर्स को पार कर चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन टीम को भी अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। शायद हमें और भी अंदर जाना होगा। पर तभी अचानक वो अपने सामने कुछ बंदों को देखते हैं जो काफी जल्दी में होते हैं। रिया उन सभी को देखकर ये कहती है कि इन सभी को ऐसा लगता है कि जो मॉन्स्टर्स बाहर आए थे वो इस डंजन में काफी अंदर हैं। यहाँ तक कि ये सारे के सारे लोग रॉयल सेंट्रल से हैं। इस तरफ गिल्ड मास्टर इन सभी को ये बता रहे होते हैं कि जो ई और एफ रैंक के एडवेंचरर्स हैं वो डंजन में जा नहीं सकते, तो इसलिए उन सभी को कुछ और काम दिया जाएगा। वो ये कहते हैं वैसे भी हम दूसरी जगह से खाना इंपोर्ट कर रहे हैं और व्हाइट ब्रिगेड उन्हें सेफ्टी दे रही है। अगर तुम भी कुछ हेल्प करना चाहते हो तो तुम बता
सकते हो। तभी रियो उनसे ये पूछता है कि उस वॉर के दौरान जिन मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन को रिकवर किया गया था उनका कलर क्या था। तुम सच में काफी तेज हो। वैसे ग्रेट टाइटल वॉर के दौरान हमें जो मैजिक क्रिस्टल मिले हैं उनका कलर कुछ पेल जैसा था, यानी कि हल्का पीला। यहाँ तक कि गॉब्लिन और उसके जनरल के भी मैजिक स्टोन का कलर एकदम सेम था। अगली सीन में सारे डंजन में एक अजीब से गेट के सामने आ जाते हैं। इन सभी को ऐसा लगता है कि ये गेट उन्हें किसी और जगह से कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पर काफी बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। जिसके बाद ये अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स को तैयार कर लेते हैं। पर जैसे ही ये सारे लोग अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये सारे कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि एबल और उसकी टीम भी टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जैसे ही इस सभी के बारे में बाहर बैठी हुई टीम को पता लगता है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर नटालिया बैठी होती है। वो भी ये देखकर काफी हैरान थी कि डंजन के अंदर से सारे एडवेंचरर्स की रीडिंग गायब हो चुकी है। अब अगली सीन में ये सारे एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर क्रिम्सन पार्टी और ये बूढ़ा आदमी भी होता है। फिर इस तरफ हम क्लिफ और उसके साथियों को देखते हैं। वो सारे भी इनसे अलग होते हैं। एक बंदा क्लिफ से ये पूछता है कि हम सारे कहाँ पर हैं। मेरे ख्याल से ये सारा कुछ टेलीपोर्टेशन था और वो गेट इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिससे हम यहाँ पर आए हैं। इन सभी को ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ग्रेट टाइटल वॉर हुई थी उसका लिंक इस गेट से है। लेकिन तभी क्लिफ के मन में कुछ अजीब सी खिचड़ी बननी शुरू हो जाती है। अगर मैंने इस रूट को डिस्कवर कर लिया तो मैं सभी का हेड बन सकता हूँ। पर ये सारे इस बात से अनजान होते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स इनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। इस तरफ सारी की सारी एनालाइजिंग टीम इस बात को लेकर काफी हैरान होती है कि सारे के सारे एडवेंचरर्स की रीडिंग गायब हो चुकी है। पर तभी अचानक वो ये देखते हैं कि उनकी रीडिंग्स दोबारा से आ जाती हैं, पर फिर अचानक से ही गायब हो जाती हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर ब्लाट। वो ये पूछता है क्या डंजन में कुछ अजीब हो रहा है। वो ये बताते हैं कि हमारे लोग अभी अभी इस डंजन में गए थे, वो भी एडवेंचरर्स के साथ में, लेकिन वो सारे अचानक से ही गायब हो गए। लेकिन बात करते हुए वो ब्लाट से ये भी कहते हैं कि उन सभी की रीडिंग 40वें फ्लोर से कुछ टाइम के लिए आई थी, फिर दोबारा से वैनिश हो गई। ये सुनते ही ब्लाट भी काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक कोई भी एडवेंचरर 38th फ्लोर से आगे नहीं गया। ये बंदा कहता है कि अंदर एक और पार्टी है जिसका नाम है क्रिम्सन पार्टी। नटालिया ये बात जानते ही काफी पैनिक हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इस तरफ एक लड़की ह्यूग को आकर ये बताती है कि किस तरह से सारे के सारे एडवेंचरर्स गायब हो चुके हैं। यहाँ तक वो ये भी कहती है कि डंजन के गेट पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। ह्यूग ये सोचते हैं आखिर वो इंसान कौन हो सकता है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर रियो कुछ बुक्स को ढूंढ रहा होता है पर उसे यहाँ पर वो बुक्स नहीं मिलती। वो इस बात को याद कर रहा होता है कि वो पहली बार यहाँ पर सैरा से मिला था और वो काफी निराश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सैरा आ जाती है। सैरा उसे ये पूछती है क्या तुम यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे थे। वो बस मैं यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैं पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकूं, स्पेशली ग्रेट टाइटल वॉर के बारे में। सैरा उससे कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सैरा उससे जाते हुए ये पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक्लिप्स और ग्रेट टाइटल वॉर के बीच में कोई लिंक है। रियो ये कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। सैरा भी उससे कहती है कि हमेशा ही ग्रेट टाइटल वॉर से पहले एक्लिप्स होता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से नहीं हुआ। पर तुम ये सारा कुछ जानना क्यों चाहते हो। अरे बस ऐसे ही। क्या तुम मुझे मैजिक स्टोन्स के बारे में बता सकती हो। ये उसे सारी बातें बताना शुरू करती है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी अभी जो मॉन्स्टर्स मारे गए थे उन सभी के मैजिक स्टोन्स का कलर पेल था, ऐसा क्यों हुआ। सैरा उससे कहती है अगर ऐसी ही बात है तो वो सारे मॉन्स्टर्स अभी अभी ही स्पॉन किए गए होंगे, यानी कि रिसेंटली। अब रियो उससे ये कहता है कि मैंने ये बात आज से पहले कभी भी नहीं सुनी, कितने सारे गॉब्लिन्स एक साथ स्पॉन हो गए हों और साथ में उनके जनरल्स भी। सैरा भी उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है और ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें इस डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हम इस डंजन में किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं या फिर हम कहीं और हैं। पर वो ये देखते हैं कि उनके सारे के सारे डिवाइसेस सही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि वो लोग हमारे लिए हेल्प भी भेज सकते हैं। पर जैसी रिया अपने आसपास के इलाके को देखती है तो वो ये कहती है कि ये बिल्कुल सेंचुरी स्क्वायर की तरह है, जो कि एक तरह का हाई रैंकिंग डिफेंसिव स्पेल है जिसे बस हाई रैंक के प्रीस्ट ही कास्ट कर सकते हैं। एबल कहता है यानी कि हम सारे एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। लिन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ के बारे में पता लगाओ, जिसके बाद वो अपने मैजिक को कास्ट करके ये पता लगाती है कि यहाँ से 500 मीटर दूर काफी सारे ह्यूमंस हैं, लगभग 1000। एबल ये समझ जाता है कि क्लिव और उसके साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं।
चलो उनकी तरफ चलते हैं। इस तरफ ह्यूग भी ब्लाड से मिल जाता है और वो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है कि सारे के सारे एडवेंचरर 40th फ्लोर से गायब हो चुके हैं और दोबारा से भी वहीं पर दिखाई दिए थे। ब्लाड ये कहता है कि हम भी वहाँ जाने का रिस्क नहीं ले सकते, वो जगह काफी खतरनाक है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि क्लिफ की टीम के ऊपर काफी सारे अटैक्स हो रहे होते हैं और वो इनसे बचने के लिए शील्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे बच नहीं पाते। सामने से काफी सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। क्लिफ उनको देखकर ये कहता है कि ये सारे तो डेविल्स हैं। ये सारे उनसे फाइट करने का ट्राई कर रहे होते हैं पर ये उनके सामने टिक नहीं पाते। तभी एबल और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। रिया उन सभी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो ये पहचान जाती है कि ये सारे डेविल्स हैं जो कि गॉड्स और एंजल्स के एनिमी हैं और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ तक कि मैजिक का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब ये सारे के सारे मैजिशियंस उन डेविल्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिया ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि इन डेविल्स के ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन अब तो वो सारे मर रहे हैं। ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम है आर्थर वो ये कहता है कि हमेशा ही ऐसा पॉसिबल नहीं होता, जिसके बाद ये सारे मैजिशियंस उनको दोबारा से मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सारे इस बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं क्योंकि वो डेविल्स काफी ज्यादा हैं और इनका माना भी काफी जल्दी खत्म हो सकता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उन सभी के पीछे एक और डेविल है जो कि इन सभी का बॉस है। आर्थर ये कहता है हमारी सारी पावर्स खत्म होती जा रही हैं। एबल ये कहता है तुम सारे पीछे हट जाओ, अब हमारी बारी है। ये बोलते ही सारे के सारे बंदे उन डीमंस पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और वॉरेन उन सभी का रास्ता साफ कर रहा होता है। एबल उन सभी को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और ये सारे भी काफी मेहनत कर रहे होते हैं। डेविल्स भी उन सभी के ऊपर अटैक करते हैं पर वॉरेन उनके सारे अटैक्स को आराम से ब्लॉक कर रहा होता है, जिसके बाद ये सारे मिलकर दोबारा से डेविल्स को मारना शुरू कर देते हैं और उनकी खटिया खड़ी कर देते हैं। ये फाइट ऐसे ही काफी इंटेंस होनी शुरू हो जाती है पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लिन का माना खत्म हो जाता है, यानी कि अब वो फाइट नहीं कर सकती। पर अब भी उनके सामने 6 डेविल्स बचे हुए होते हैं। रिया एबल से कहती है मुझे ऐसा लगता है जो डेविल इन सभी के पीछे है वो इनका प्रिंस है क्योंकि इसकी दोनों ही आंखें अलग अलग कलर्स की होती हैं। एबल भी ये सोचता है कि शायद से ये वही डीमन लॉर्ड है जो कि अभी तक अवेकन नहीं हुआ। अब एबल उस डीमन लॉर्ड को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं उस प्रिंस को छोड़कर बाकी के डेविल्स को मारने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलते ही एबल उन्हें मारने के लिए आगे पहुँच जाता है पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये डेविल प्रिंस इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें पीछे कर देता है। अब वो अचानक से एबल के सामने आ जाता है और उसके ऊपर भी एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन एबल इससे बाल बाल बचता है। ये तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी फास्ट भी। क्लिफ के साथी भी इस डेविल को हराने का काफी ट्राई करते हैं पर इस डेविल को कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि वो टस से मस भी नहीं होता। बाकी डेविल्स इन सभी के ऊपर दोबारा से हमले करना शुरू करते हैं जिससे सारे लोग काफी डर जाते हैं और साथ में उनकी शील्ड भी टूटनी शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रिंस एबल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है तो एबल भी अपनी शॉर्ट स्किल 0 टर्न का इस्तेमाल करता है पर ये प्रिंस उससे काफी आराम से बच जाता है। और जैसे ये डेविल एबल को मारने वाला होता है तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार पत्थर गिरता है जिसके ऊपर रियो होता है। एबल उसको देखकर ही कहता है रियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, अगर इस डेविल को मैं मार दूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये एक डेविल प्रिंस है तो थोड़ा संभल कर। अरे हाँ ये जो कोई भी हो पर मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ, ये तो एक नंबर का छपरी नल्ला बेरोजगार है। ये सुनते ही उन सारे डेविल्स की सनकनी शुरू हो जाती है और जैसे रियो उन्हें मारने के लिए आगे जाता है तो वो रियो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं पर रियो इनसे काफी आराम से बच जाता है और वो अपने वाटर जेट का इस्तेमाल करके इन तीनों डेविल्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। अब वो इस प्रिंस के एकदम सामने है और वो ये कहता है तो चलो फिर इस फाइट को शुरू करते हैं। इस तरफ नटालिया रियो को ढूंढते हुए उसे सारी बातें बता देती है कि एबल और उसकी पार्टी डंजन में गायब हो चुके हैं। ये सुनते ही रियो काफी शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक गाड़ी बनाता है और डंजन के पास पहुंच जाता है जहाँ पर ये गार्ड्स उसे अंदर जाने से मना कर रहे होते हैं पर रियो उन दोनों को साइड करते हुए अंदर पहुंच जाता है। ये हमारी कहानी पास्ट में चल रही होती है, फिर कहानी आती है प्रेजेंट में जहाँ पर ये डीमन लॉर्ड रियो के ऊपर अटैक करता है पर ये उसके सामने काफी स्लो है और रियो उसके ऊपर एक ही स्लैश करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है पर वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। रियो ये कहता है तुम तो काफी इम्प्रेसिव हो और वो उसके ऊपर काफी सारे वाटर जेट का इस्तेमाल करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी कि उसे पीसेस में बांट देता है। इस अटैक से उसका मैजिक स्टोन टूट जाता है और ये डीमन किंग मारा जाता है। अब एबल रियो को थैंक्स करता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई और तुम सही समय पर यहाँ पर आ गए। आर्थर उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो ये बताता है कि वो सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एबल रियो को ये बताता है कि ये सारे जो तुमने मारे हैं वो कोई डीमंस नहीं
है, ये सारे डेविल्स हैं। ये सुनकर रियो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्या सच में ये सारे डेविल्स हैं? अब ये उन सारे के सारे डेविल्स के मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर लेते हैं जो कि दिखने में ब्लैक होते हैं। ये सारे इस बात से काफी हैरान थे क्योंकि आज से पहले उन्होंने ब्लैक कलर के मैजिक स्टोन इकट्ठे नहीं किए और ये काफी यूनिक हैं। मैंने भी डेविल्स के बारे में काफी कुछ सुना है कि वो स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो कहीं भी अपीयर हो सकते हैं। फिर हमें कुछ एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक चीज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर अचानक से लियोनरे आ जाती है और ये सारे लोग उसे डीमन लॉर्ड समझ रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और तुम मुझे ये क्यों बुला रहे हो? क्योंकि ये जगह काफी प्योर है और यहीं पर डीमन लॉर्ड अपीयर होता है। तभी रोमन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए एकदम तैयार हूँ। ओह अच्छा, तुम मुझे मारोगे? और अगले पल हम ये देखते हैं कि लियोनरे अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देती है। इन सभी को इंजर्ड करने के बाद वो जाकर सीधा इस चीज को कलेक्ट कर लेती है। वो ये बताती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं ये बात जानती हूँ अगर तुम सारे एक साथ काम करो तो तुम करंट डीमन लॉर्ड को काफी आसानी से हरा सकते हो। अगर तुम डीमन लॉर्ड नहीं हो फिर तुम कौन हो? इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानती, पर हाँ एक इंसान है जो कि मेरी तरह ही काफी स्ट्रॉन्ग है। और वो यहाँ पर रियो की बातें कर रही होती है, क्या सच में कोई ऐसा भी इंसान है जो कि मुझसे भी काफी स्ट्रॉन्ग है? अरे हाँ, वो इंसान तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ये बोलते ही लियोनरे यहाँ से चली जाती है। इस तरफ इन सभी को आगे जाते हुए एक और मिलता है। आर्थर ये बताता है कि कुछ टाइम पहले इसके अंदर से माना बाहर आ रहा था और वो इसे एक मैजिकल बैग में कलेक्ट कर लेता है जिससे इसके अंदर का माना ना तो बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से कोई माना इसके अंदर आ सकता है। ये सारे अब डंजन से बाहर आ जाते हैं और एबल नटालिया को थैंक्स करता है कि उसने रियो को अंदर भेजा। चलो शुक्र है कि ये सारे के सारे सेफ हैं। जिसके बाद आर्थर टेंट में आ जाता है और ह्यूग को रियो के बारे में सारा कुछ बताना शुरू करता है। ह्यूग उससे ये पूछता है आखिरकार रियो कौन है और वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि उसने डंजन में काफी सारे डेविल्स को बड़ी आसानी से ही जान से मार दिया। पर ये दोनों इस बात को लेकर काफी सेटिस्फाई होते हैं कि रियो अभी उनकी साइड है और वो उसे अपने लिए खतरा बनाना नहीं चाहते। अगले सीन में रियो भटकता हुआ कहीं पर जा रहा होता है, पर तभी उसे करी की स्मेल आती है और वो खिंचता हुआ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर उसे सैरा मिलती है। क्या तुम भी इस जगह के बारे में पहले से ही जानते हो? वो ये कहता है, अरे नहीं, मुझे बस कुछ स्मेल आई और मैं यहाँ पर आ गया। खाना खाने से पहले ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं और जैसे ही उनका खाना यहाँ पर आता है तो ये खाना रियो को भी काफी पसंद आ रहा होता है। अब खाना खाने के बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक फ्रेंडली बैटल करने वाले हैं। अब अगले सीन में हम इन्हें एरिना में देखते हैं जहाँ पर वो ये कहती है कि मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर अब भी फाइट करने की भूख है जो कि अभी शांत नहीं हुई है। रियो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि वो इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती है, यहाँ तक कि ये भी कि रियो स्वॉर्ड और मैजिक का भी इस्तेमाल करता है। सैरा ये कहती है कि मैं ये सारा कुछ बस इसीलिए जान पाई क्योंकि मैं भी मैजिक और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती हूँ और तुम्हारे चलने की जो मूवमेंट है वो भी मेरे लिए काफी फैमिलियर है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स कर रहे होते हैं और काफी आराम से एक दूसरे के अटैक्स को डॉज भी कर रहे होते हैं। तुम सच में काफी तेज हो। अरे हाँ, मैं ये जानती हूँ, पर तुमने मेरे अटैक को डॉज किया, ये काफी बड़ी बात है क्योंकि आज से पहले कोई भी नाइट मेरे अटैक को डॉज नहीं कर पाया। वो और भी ज्यादा सीरियस होकर रियो पर अटैक्स करना शुरू करती है और रियो भी उसके सारे अटैक्स को बड़ी आराम से डॉज कर रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो रियो को हरा देती है और अब वो रियो के गले लग जाती है। तुम तो सच में काफी अमेजिंग हो। ये उसे काफी इम्प्रेस भी हो रही होती है। रियो उसे बताता है कि मैंने बस वही किया जो कि मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था। वैसे तुम्हारी मेंटोर कौन है? वो है फेरी किंग। ये सुनते ही वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। क्या सच में? ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर एक मेड आ जाती है। वो ये कहती है कि आपकी ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है और सैरा यहाँ से चली जाती है, पर जाने से पहले वो ये कहती है कि ये इंसान काफी इम्पोर्टेंट है तो इसे सही सलामत घर छोड़ देना। अब उसके घर जाने के लिए कैरेज एकदम रेडी हो चुका है, पर जैसे ही वो इसके अंदर जाता है तो यहाँ पर पहले से ही ह्यूग बैठे हुए होते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे आर्थर ने तुम्हारे बारे में सारा कुछ पहले ही बता दिया है कि तुमने उन सभी की हेल्प कैसे की, पर जिस तरह से तुम अंदर गए थे वो पनिशेबल है और तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलने वाली है। और ये पनिशमेंट एक तरह की क्वेस्ट होती है जिसमें रियो को कुछ मर्चेंट्स को एक जगह पर लेकर जाना है और वहाँ से सेफली वापस भी लेकर आना है। जिस जगह पर तुम जाने वाले हो उसका नाम है विटनेश।
इस तरफ निल्स उन सभी को ये बताता है कि उसके होम टाउन अबाली ने एक हंटिंग रिक्वेस्ट को सेंड किया है और वो इस रिक्वेस्ट को करना चाहता है जो कि डी रैंकर्स के लिए है और इसीलिए वो रियो से कहता है कि वो उसका साथ दे। रियो उसकी इस बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसका सामना स्केलेटन से होने वाला है और इसके लिए वो काफी खुश है। जैसे ही निल्स ये सारी बातें आकर ह्यूग को बताता है तो वो भी इस चीज के लिए मना कर देते हैं। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है? और इससे पहले भी 2 पार्टीज वहाँ पर गई थी, एक डी रैंक पार्टी और एक ई रैंक पार्टी, पर ये दोनों ही इस मिशन को कर नहीं पाए। पर कुछ टाइम के बाद वो इस चीज के लिए मान जाते हैं। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे उस जगह पर पहुंच चुके हैं। निल्स उन सभी को लेकर मेयर के पास आ जाता है जो कि उसे देखकर काफी खुश होते हैं। वो ये पूछते हैं, अरे ओए ये तीनों कौन हैं? ये तीनों ही मेरे दोस्त हैं और मेरी पार्टी के मेंबर्स। एक का नाम है ईटो, एमोन और ये है रियो। ये सारे एक साथ बैठ जाते हैं और मेयर को ये बताते हैं कि वो सारे यहाँ पर क्यों आए हैं। मेयर उन्हें सारा कुछ बताना शुरू करते हैं कि पहले उन्होंने स्केलेटन को कहाँ पर स्पॉट किया था और ये फाइट कैसे स्टार्ट हुई और कैसे उन्होंने इस रिक्वेस्ट को डाला। इससे पहले भी जो पार्टीज यहाँ पर आई थी उन्होंने काफी खून खराबा किया है, तो इसीलिए गांव के लोग न्यू पार्टीज को सपोर्ट नहीं करते। ये सारी कहानी खत्म हो जाने के बाद वो तीनों रूम में आ जाते हैं जहाँ पर हमें निल्स का छोटा भाई दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी खुश है कि निल्स एक एडवेंचरर बन चुका है और ऐसे लोगों के साथ है जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करता है। निल्स कहता है कि हम सभी को हंटिंग के लिए परमिशन मिल चुकी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले हम गॉब्लिन्स के पास जाएं और फिर स्केलेटन के। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि हमारे जो गार्डियन बीस्ट हैं वो ईस्टर्न वुड्स में रहते हैं और आज तक मैंने भी उन्हें नहीं देखा। ये सुनते ही रियो के मन में कुछ अजीब अजीब सा चलना शुरू हो जाता है। रियो तुम क्या सोच रहे हो? अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं। अगली सुबह मेयर उन सभी को लेकर उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहली बार गॉब्लिन्स को स्पॉट किया था और यहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स के पैरों के निशान भी होते हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पास ही में गॉब्लिन्स का डैन है। तभी रियो ये सेंस करता है कि पास ही में से 10 गॉब्लिन्स उनकी तरफ आ रहे हैं। निल्स ये कहता है कि हम उन सभी को जान से मार देंगे सिवाय एक के जो कि हमारी काफी काम आ सकता है। जैसे ही गॉब्लिन्स यहाँ पर आते हैं तो ये सारे भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं और इन गॉब्लिन्स को मारते हुए उनकी डेन तक पहुँच जाते हैं और सभी को एक साथ खल्लास कर देते हैं। पर तभी अचानक से उनके सामने गॉब्लिन्स का जनरल आ जाता है। वो ये कहता है आलू खाओगे, लेकिन तभी रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस जनरल को नीचे गिरा देता है। अब इसका मैजिक स्टोन लेने के बाद ये सारे दोबारा से गांव में आ जाते हैं जहाँ पर मेयर उन सभी को एक लेडी से मिलवाते हैं जो कि इस विलेज की एडवाइजर है जिनका नाम है मिस्ट्रेस नासू। वो इन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। रियो को ऐसा लगता है कि ये सारे गार्डियन बीस्ट से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब ये सारे वहाँ के लिए जा रहे होते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि नासू के पास अर्थ मदर गॉडेस का एक पेंडेंट है। वो ये बताती है कि मैं हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ और जैसे तुम सारे इंचांटेशन का इस्तेमाल करते हो किसी भी स्पेल को कास्ट करने के लिए, पर हम ऐसा नहीं करते। जिसके बाद ये सारे गार्डियन बीस्ट के केव के बाहर आ जाते हैं और जैसे वो बाहर आता है तो ये सारे इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो एक फेंड्रिर है। ये गार्डियन बीस्ट रियो को देखते हुए उससे ये कहता है कि मेरा नाम है कुशिन, तुम्हारा नाम क्या है? नासू भी ये चीज देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि पहले गार्डियन बीस्ट ने अपना नाम बताया, वो भी रियो को। ये गार्डियन बीस्ट सभी को स्केलेटन्स के बारे में बताना शुरू करता है कि वैसे यहाँ पर 30 स्केलेटन्स हैं, पर इसके अलावा भी एक और स्केलेटन है जो काफी खतरनाक है और मैंने उसे श्राइन में कैद किया हुआ है, पर उसे लंबे समय तक श्राइन में कैद करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जब तुम इन 30 स्केलेटन्स को जान से मार दोगे तो मैं उसे रिलीज कर दूंगा ताकि तुम उसे भी जान से मार पाओ। ये सारे भी ऐसा ही करते हैं और 30 के 30 स्केलेटन्स को मारने के बाद ये फाइनली श्राइन के गेट को ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर से एक काफी खतरनाक आर्क स्केलेटन बाहर आता है। सही मौके का इशारा मिलते ही ये गार्डियन बीस्ट इस स्केलेटन को आजाद कर देता है, पर जैसे ही स्केलेटन नीचे कदम रखता है तो रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए नीचे की जमीन को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और ये दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर ये स्केलेटन काफी खतरनाक है और दोबारा से खड़ा हो जाता है, पर उसे यहाँ पर खड़े होने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं और निल्स उसके सर पर एक जोरदार अटैक करता है, पर उसका सर भी काफी मजबूत है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद निल्स उसके नेक पर अटैक करके उसे जान से मार देता है और अभी सारे अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो ये देखते हैं कि उनके सामने एक स्टैचू है जिसके अंदर से एक पार्ट मिसिंग है। इन सभी को ऐसा लगता है कि ये केव कहीं न कहीं से पावर को डिराइव कर रही है। नासू ये कहती है कि चलो हम सारे बाहर चलते हैं और मैं अपनी सॉर्सरी से इस केव को सील कर दूंगी। जिसके बाद ये सारे बाहर आ जाते हैं और इन सभी का ये मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिससे ये सारे काफी खुश हैं। फिर हम दो नाइट्स को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और जैसे उनकी ये प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तभी एक बंदा यहाँ पर आता है। वो ये कहता है कि तुम सारे ध्यान दो, कमांडर को तुमसे कुछ बात करनी है। अगली पल कमांडर यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है मैं और लेफ्टिनेंट 2 महीनों के लिए विटनेस जा रहे हैं और जब मैं वहाँ से आऊंगी तो
मुझे तुम सभी के अंदर काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये बोलते ही वो यहाँ से निकल जाती हैं और ये जो बंदा है वो एक इन्फर्नो मैजिशियन है। अब सारे के सारे कैरेजेस विटनेस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रियो और निल्स भी यहीं पर होते हैं। रियो उससे ये पूछता है, क्या तुम सच में अपनी पार्टी का नाम रूम 10 रखना चाहते हो? अरे हाँ, ये नाम काफी अच्छा है और ये हमें काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। जिसके बाद वो ये बताता है कि विटनेस में एक फेस्टिवल होने वाला है जो कि हर 5 साल में एक बार होता है और रियो भी इस फेस्टिवल का नाम सुनते ही काफी खुश हो जाता है, यानी कि उसकी एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाती है। अब ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं और मर्चेंट उनसे कहते हैं कि हम लून के लिए 10 दिनों के बाद जाने वाले हैं, तब तक तुम सारे फ्री हो। ये सुनते ही वो सारे इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हम काफी सारे कैरेजेस को देखते हैं जो कि एक साथ रुके हुए होते हैं और यहाँ पर फिर से हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है, यानी कि इन्फर्नो मैजिशियन, और इसका नाम है ऑस्कर। इस तरफ कासल में भी सारे लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर डेबुया एम्पायर के 3rd प्रिंस भी आए हुए होते हैं जिनका नाम है कोनार्ड। क्रिम्सन पार्टी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और एबल उन सभी को लीड कर रहा है जब तक कि ह्यूग यहाँ पर नहीं आ जाते। उनके आते ही एबल फ्री हो जाएगा। रिया इन सभी को इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में बता रही होती है। वो ये कहती है कि वो इंसान काफी पावरफुल है जिसने एक साथ 1000 ट्रूप्स को आसानी से खत्म कर दिया था, यहाँ तक कि Y1 को भी एक ही झटके में जान से मार दिया था। ये सारी गप्पे लड़ाने के बाद ये दोनों ही पार्टीज अपने अपने रास्ते जा रही होती हैं, पर जैसे रियो यहाँ से निकलता है तभी वो इन्फर्नो मैजिशियन उसके सामने आ जाता है, पर रियो उससे टकराने से थोड़ा सा बच जाता है। ऑस्कर उससे कहता है, मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं। और इस जगह पर काफी भीड़ होती है और ऑस्कर को ये भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं कोनार्ड जिसकी मुलाकात एबल से हो जाती है और ये दोनों काफी अच्छी तरीके से गप्पे लड़ा रहे होते हैं। कोनार्ड उससे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी इंसान से पहले भी मिल चुका हूँ। प्रिंसेस फियोना अपने बेड पर लेटी हुई होती है और ये बंदा उन्हें उठाने का काफी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी ऑस्कर एक बंदे के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो अपने साथ काफी सारा खाना लेकर आते हैं। ऑस्कर अपने मैजिक से इस खाने को फटाक से गर्म कर देता है और प्रिंसेस उसको थैंक यू करती है। थैंक यू मास्टर। इन सारे नल्लों ने आर्चरी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर लिया है, पर इनमें से किसी का भी निशाना सामने टारगेट पर नहीं लगता। एबल इन सभी को देखकर ये सोचता है कि इन सभी को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है जब मैं छोटा बच्चा था। रियो उससे कहता है कि अब निशाना लगाने की तुम्हारी बारी है, और जैसे ही एबल निशाना लगाता है तो सारे लोग ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि तीर एकदम निशाने पर लगता है। सारा भी रियो को ढूंढने का काफी ट्राई करती है, पर उसे रियो कहीं भी नजर नहीं आता और वो उसे इस बारे में बताना चाहती है जो कि वो लाइब्रेरी में ढूंढ रहा था। नीना उसे कहती है कि रियो अभी टाउन में नहीं है और उसे आने में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है। ये सुनते ही वो काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अब वो काफी सैड होने के बाद यहाँ से चली जाती है और फिर हमें दोबारा से रियो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जिन्होंने एक बोट रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है, पर रियो दूर से खड़ा हुआ उन सभी को नोटिस कर रहा होता है। लेकिन भाई रेस स्टार्ट होते ही निल्स और डैन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों ही लड़ते लड़ते अपनी अपनी बोट्स को तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने साथियों के बीच चप्पू को तोड़ देते हैं और ऐसी फाइट करते हुए आगे जा रहे होते हैं। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इन दोनों की बोट्स आपस में भिड़ जाती हैं, जिससे ये सारे पानी में गिर जाते हैं और इस रेस में लास्ट आते हैं। लेकिन भाई फिर भी इन दोनों की किस्मत काफी अच्छी होती है कि लास्ट आने के बाद भी इन दोनों को रिवॉर्ड मिल जाता है क्योंकि इन्होंने जनता को काफी ज्यादा एंटरटेन किया। लेकिन अब भी ये इस रिवॉर्ड को लेकर लड़ रहे होते हैं। अभी सारे खड़े हुए एक शिप को नोटिस कर रहे होते हैं जिसकी बनावट कुछ अजीब सी होती है। तभी ह्यूग यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये बताते हैं कि ये वाली शिप रेन शूटर है। वैसे ये वाली शिप काफी यूनिक है क्योंकि ये विंड मैजिक और वाटर मैजिक के कॉम्बिनेशन से बनी है। विंड मैजिक इसे पानी के ऊपर रखता है और वाटर मैजिक इसे पानी के लेवल पर। जिसके बाद ये सारे एक शॉप में आ जाते हैं क्योंकि ईटो को एक क्रॉसबो चाहिए होता है ताकि वो इन सभी की फाइट में हेल्प कर पाए। अरे बच्चे, तुम ये वाला ले सकते हो, इससे तुम एक बार में काफी सारे एरोस को शूट कर पाओगे। और ईटो को ये वाला क्रॉसबो काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद हम 2 सस्पिशियस बंदों को बात करते हुए सुनते हैं और वो ये कहते हैं कि सारा कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। दूसरा बंदा ये कहता है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि फेस्टिवल से कौन कौन लोग वापस जा चुके हैं। यहाँ से ह्यूग वापस जा चुके हैं और उनका प्रॉक्सी एबल अब भी यहाँ पर है। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम सारा कुछ अपने प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये दोनों अब भी कासल में गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी कोनार्ड की छोटी बहन यहाँ पर आ जाती है, यानी कि फियोना, और कोनार्ड उसे एबल से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे ये बताता है कि ये इंसान
इंसान काफी अच्छा है, इसका नाम है एबल और ये एक बी रैंक का एडवेंचरर है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पूरा कासल एक प्रोटेक्टिव शील्ड से सिक्योर किया गया है। एबल ये सोचता है कि मेरी स्वॉर्ड कहाँ पर है, चलो छोड़ो, ये कासल काफी सिक्योर है और लगता है मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तभी अचानक इसकी वायर में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ये प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें ऑस्कर का एक पास्ट दिखाया जाता है जब वो एक छोटा सा बच्चा था और सभी की हेल्प किया करता था, यहाँ तक कि वो अपनी मॉम की भी खाना बनाने में हेल्प करता है और अपने फायर मैजिक से आग को काफी आराम से जला देता है। अब ऐसे ये सारे जंगल में हंटिंग करने के बाद रात को आराम से बैठकर पार्टी करते हैं और तभी अचानक यहाँ पर एक बंदा आता है। वो ये बताता है कि यहाँ पर काफी सारे बैंडिट्स आ रहे हैं और उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो ये सारे गाँव वाले उनसे लोहा लेने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर ऑस्कर के डैड उससे मना कर रहे होते हैं कि वो इस फाइट से काफी दूर चला जाए और जाकर कहीं छुप जाए और वो यहाँ पर रहकर सारे के सारे बैंडिट्स को यहाँ से भगाएंगे। पर तभी अचानक से यहाँ पर एक बैंडिट अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद इस डोर को ओपन कर देता है, जिससे सारे के सारे बैंडिट्स अंदर आ जाते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि एक बैंडिट ऑस्कर की मॉम को भी जान से मार देता है। ऑस्कर अपने फायर मैजिक से इस इंसान को भूनने का भी ट्राई करता है, पर ये इंसान टस से मस नहीं होता। एक बंदा जैसे ही ऑस्कर को बचाने के लिए अंदर आता है तो ये बैंडिट उसका काम तमाम कर देता है और अभी सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर काफी सारे वुल्व्स आ रहे हैं, तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे वुल्व्स का झुंड आ जाता है, जो कि इन सारे के सारे गाँव वालों को खाना शुरू करते हैं। तभी एक बंदा ऑस्कर के पास आता है, यहाँ पर काफी सारे वुल्व्स आ चुके हैं, तो चलो हमें यहाँ से जाना होगा, पर मेरी मॉम डैड दोनों ही मारे जा चुके हैं, तो मुझे भी मरना है। ये वुल्व्स उन दोनों को ही घेर लेते हैं। अरे बच्चे तुम यहाँ से भाग जाओ, इनको मैं संभाल लूंगा। और जैसे ऑस्कर यहाँ से भागने का ट्राई करता है तो उसके सामने भी काफी सारे वुल्व्स आ जाते हैं और उनसे बचते हुए वो पानी में गिर जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो ये देखता है कि उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ है। वो ये कहता है कि मेरा नाम है ल्यूक और तुम मुझे एल्डर कहकर बुला सकते हो। वैसे मेरे साथियों को तुम नदी के किनारे मिले। यहाँ पर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करता है और ऐसे ही काफी बड़ा हो जाता है। पर एक दिन वो ये देखता है कि इस पूरे के पूरे मेंशन में आग लगी हुई है और जैसे वो अंदर जाता है तो यहाँ पर वही बंदा होता है जिसने उसके गाँव पर अटैक किया था और वो इस बंदे को भी जान से मार देता है। ऑस्कर इसे बचाने का काफी ट्राई कर रहा होता है पर वो इसे बचा नहीं पाता। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम ऑस्कर को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और उसके मन में बस दो ही नाम होते हैं, पॉच और बॉस्कोना। ये दोनों वही नाम है जो कि ऑस्कर को हर बार सुनाई दिए थे जब उसके गाँव में अटैक हुआ था। और इस मेंशन में भी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इस पूरे के पूरे मेंशन में फायर अटैक हो रहे होते हैं और इससे काफी सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। फियोना अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके अपने भाई को बचाने का ट्राई करती है पर वो काफी इंजर्ड हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पर एक इमरजेंसी सिग्नल को लॉन्च किया जाता है जिसको ये सारे लोग देख लेते हैं और साथ में रियो भी। इस तरफ कासल में काफी सारे अटैकर्स घुस चुके थे, लेकिन तभी ऑस्कर यहाँ पर आकर सभी को जान से मार देता है। कॉर्नाड और फियोना भी इन सभी से बराबर की टक्कर ले रहे होते हैं और जैसे ये सारे अटैकर्स उनके ऊपर दमदार अटैक्स करते हैं तो फियोना एक शील्ड बना लेती है जिससे वो दोनों बच जाते हैं। अगली पल कॉर्नाड के ऊपर एक स्पेशल स्पेल कास्ट किया जाता है पर फियोना को इस बारे में पता लग जाता है तो वो कॉर्नाड को धक्का दे देती है और खुद उसके सामने आ जाती है और ये एक काफी खतरनाक वोल्केनो स्पेल होता है। ऑस्कर की आंखें ये सारा कुछ देखकर फटी की फटी रह जाती हैं कि फियोना इस अटैक की चपेट में आ चुकी है। एमॉन और बाकी सब भी इन अटैकर्स को संभालने का ट्राई कर रहे होते हैं क्योंकि ये अटैकर्स काफी ज्यादा हैं और इन सभी पर एक एक करके भारी पड़ रहे हैं। पर तभी अचानक ये सारे अटैकर्स को जान से मार देते हैं और फियोना को किसी सेफ जगह पर ले जाने की बात कर रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर ऑस्कर आ जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये तीनों भी अटैकर्स हैं और वो इन पर काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर रियो आराम से पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है और उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कासल में आसपास क्या हो रहा है। ऑस्कर इन सभी को लास्ट वार्निंग देता है कि वो यहाँ से हट जाएं और अगली पल वो इन तीनों के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन तभी ईटो सेंचुरी का इस्तेमाल करता है और इस अटैक से सभी को बचा लेता है। पर इससे वो भी काफी इंजर्ड हो जाता है। वो बार बार इन सभी के ऊपर अटैक करता है और ये सारे अटैक पहले के मुकाबले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जैसे वो अपना अगला अटैक करता है तो उसके सामने एक आइस बॉल आ जाती है जो कि उसके अटैक को रोक लेती है। ये तुम मेरे दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो? अरे ओए बच्चे साइड हो जाओ वरना मुझे तुम्हें भी जान से मारना होगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर ऑस्कर रियो को मारने के लिए उसके ऊपर एक के बाद एक काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू करता है। पर रियो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती और वो भी उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है, यहाँ तक कि काउंटर अटैक भी करता है। वो अपनी आइस के ऊपर स्लाइड करते हुए ऑस्कर पर अपनी शॉट से अटैक करता है पर ऑस्कर अपनी शॉट से इस अटैक को काफी आराम से रोक लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और काफी गुस्से में भी हैं। तभी एबल यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को
शांत होने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ऑस्कर को सारी बातें समझाता है कि ये चारों उस अटैक में शामिल नहीं थे। लेकिन अब भी रियो काफी गुस्से में होता है। वो ये कहता है कि तुमने अपनी बात खत्म कर ली और अब मैं इसे जान से मारने वाला हूँ, क्योंकि इसने मेरे दोस्तों के साथ काफी बुरा किया है। ये सुनते ही ऑस्कर को भी और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रियो पर एक जोरदार अटैक करता है, पर रियो इससे बच जाता है। अब एबल उन दोनों को समझाने का ट्राई करता है कि वो दोनों फाइट ना करें। रियो जो कि फाइट करने के लिए काफी गुस्से में होता है, वो एबल से मना करता है कि वो सामने से हट जाए, पर एबल ऐसा नहीं करता। जिसके बाद रियो अपना अटैक कर देता है, जिसको वो बीच में ही रोक लेता है। वो एबल से ये पूछता है कि तुम सामने से क्यों नहीं हटे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वॉर हो, तो प्लीज इस फाइट को यहीं पर रोक दो। ये सुनते ही ऑस्कर भी अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से म्यान में रख लेता है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर ये सारे लोग एकदम सही हो चुके हैं और तभी एबल यहाँ पर आ जाता है। वो ये बताता है कि मैंने प्रिंस और प्रिंसेस को सारी बातें बता दी हैं और हाँ भाई, ऑस्कर ने इन तीनों से माफी भी मांग ली है। जो सुनकर इन तीनों को चैन की सांस आती है, क्योंकि इन तीनों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें पनिशमेंट मिलने वाली है, जैसा कि उन्होंने काम किया है। अब ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं और जाते हुए बातें कर रहे होते हैं कि हमारी एस्कॉर्ट जॉब पूरी हो चुकी है। रियो ये कहता है कि अभी हमारी जॉब पूरी नहीं हुई जब तक कि हम सही सलामत घर वापस नहीं लौट जाते। सैरा जो कि अब भी रियो के बारे में ही सोच रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि मैं ये सारा कुछ क्यों सोच रही हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से उस करी शॉप में आ जाती है, जहाँ पर उसके सामने रियो बैठा हुआ होता है और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उससे काफी सारी बातें करना शुरू कर देती है। अब वो उसे लेकर लाइब्रेरी के एक ऐसे हिस्से में आ जाती है जहाँ पर जाने के लिए कम से कम बी रैंक का होना जरूरी है और वो ये कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली है। रियो इस बुक के सारे नोट्स को आराम से कॉपी कर लेता है। वो ये कहती है कि वो यहाँ पर लॉर्ड के लिए काम करती है, तो इसीलिए उसकी सारी की सारी एंट्री फीस माफ है। ये सुनते ही रियो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्या सच में लॉर्ड के लिए? अब ये दोनों इस स्पेल को डिकोड करने के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो कि बस ट्रांसक्राइबिंग से ही हो सकता है। क्या मुझे इससे ये पूछना चाहिए कि ये कितने साल की है? और तभी सैरा उसे बताती है कि वो 200 सालों की हो चुकी है। क्या तुम्हें ये बात अजीब लगी? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अब भी काफी प्रीटी हो। जिसके बाद ये दोनों ट्रांसक्राइबर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एबल से होती है और वो ये कहता है कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? वैसे ये मेरे टीचर हैं और हाँ, ये मेरा स्टूडेंट। एबल के जाते ही सैरा उससे कहती है कि तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो चलो ये कहो कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अरे हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ये सुनते ही सैरा काफी खुश हो जाती है। अब रियो एबल से बात करने के लिए उसके पास आ जाता है और वो ये बताता है कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं एक अलग घर में रहूँ जो काफी बड़ा हो और उसके अंदर यार्ड भी काफी बड़ा हो, ताकि मैं अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स काफी अच्छे से कर पाऊँ। और सच में रियो के पास काफी मोटा पैसा है, क्योंकि उसने Y1 के मैजिक स्टोन्स को बेचा था, जिससे अब उसके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है। एबल उससे कहता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो इसे लेकर एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के पास आ जाता है, जो कि पहले रियो को कोई भी घर देने से साफ मना कर रहा होता है। जब एबल उसे बताता है कि रियो कौन है, तो वो इसे प्रॉपर्टी देने के लिए मान जाता है। अब अगली सीन में सारे प्रॉपर्टी देखने के लिए शहर से थोड़ा दूर आ जाते हैं और रियो इस प्रॉपर्टी को काफी अच्छे से चेक करता है और ये एक काफी बड़ा फार्म हाउस है, जो कि रियो को बहुत अच्छा लगता है। वैसे बच्चे, इस घर की कॉस्ट 5 करोड़ फ्लोरिन्स है। अरे हाँ, कोई चक्कर नहीं। वैसे तुम आलू खाओगे? गॉड भी इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि रियो और ऑस्कर के बीच में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और आगे चलकर ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि जो सेफ और पीसफुल लाइफ रियो को चाहिए थी, वो उससे काफी दूर है। लेकिन भाई सच में ये वाली एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और आगे चलकर इस एनिमे के अंदर और भी ज्यादा मजा आने वाला है, जहाँ पर हम रियो और ऑस्कर को दोबारा से आमने सामने देख सकते हैं। और अगर इन दोनों की फाइट दोबारा से हुई तो फाइट का लेवल काफी ज्यादा इंसेन होने वाला है। और इस एनिमे का सीजन 1 अब यहीं पर एंड हो जाता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिसोल।